हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। चैप्टर 501। क्या वह मिंडी को बता सकती थी कि वह और साहिल अभी तक उस स्टेज पर भी नहीं पहुंचे हैं? उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को किस भी नहीं किया था। वे केवल हाथ पकड़ते थे और ज्यादा से ज्यादा हक करते थे। वह ये भी नहीं जानती थी कि साहिल के मन में क्या है। वह यह उम्मीद तो नहीं कर सकता था कि एक लड़की इस तरह की चीज की पहल करे, है ना? जॉन अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और कहा, यह सब और भी अपमानजनक होता जा रहा है। सीलिया की उम्र कितनी है? क्या एक माँ के रूप में आपको ये कहना चाहिए? बाकी सब अपनी बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं कि उन्हें अपनी रक्षा कैसे करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप अपनी बेटी को बेचने के बारे में सोच रही हैं। ये सुनकर मिंडी पागल हो गई। इसलिए वह खड़ी हो गई और कहा, जॉन, क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? क्या तुम मुझे इस बात के लिए दोष दे रहे हो कि हमारी बेटी हाई स्कूल से साहिल के साथ है? तुमने उस समय उसे अपनी रक्षा करने के लिए क्यों नहीं कहा? क्या अब ये कहना थोड़ा देर नहीं हो गई है? क्या मैं ये सब अपनी बेटी के लिए नहीं कर रही हूँ? उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यदि वह साहिल से अलग हो जाती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह कभी किसी और के लिए फॉल कर पाएगी? मुझे पूरा यकीन है कि वह उस समय कुछ भी नहीं करेगी, और जब ऐसा होगा तो तुम्हारे पास पछताने का समय भी नहीं होगा। जॉन मिंडी की बातों से अवाक रह गया। उसने मन ही मन सोचा, तुम वही हो जो उसे नीचा देखती थी और उसे अपना सोन इन लॉ नहीं बनाना चाहती थी। हालांकि वह ये कह नहीं सका। इसके अलावा उसके पास शुरू में वास्तव में सीलिया की देखभाल करने का समय नहीं था और इसी वजह से ऐसा परिणाम निकला। अगर वह इसके बारे में सोचता तो उसकी जिम्मेदारी मिंडी से भी बड़ी थी। इसके अलावा मिंडी गलत भी नहीं थी। सीलिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यदि वह वास्तव में साहिल के साथ ब्रेकअप करती है तो उसके लिए फिर कभी दूसरे पुरुषों को पसंद करना मुश्किल होगा। वह इतने सालों से ऑफिशियलडम में शामिल रहा था और उसकी राय में साहिल सबसे एक्सीलेंट यंग मैन भी था जिसे उसने कभी देखा था। ये कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सीलिया तब कुछ बेवकूफ़ी भरा काम कर सकती है। इसलिए उसने और कुछ नहीं बोला। साहिल जैसा सोन इन लॉ कौन नहीं चाहेगा? यह अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात थी। जब मिंडी ने देखा कि जॉन ने बात करना बंद कर दिया है तो वह सीलिया की ओर मुड़ी और कहा, सीलिया, तुम्हें बस मेरी बात सुननी चाहिए। या तो तुम साहिल को हमारे साथ रहने के लिए कहो या तुम बाहर जाकर उसके साथ रहो। उस पर पैनी नज़र रखो। अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो तो बस बच्चे को जन्म दे दो। तुम वैसे भी इतने लंबे समय से साथ हो तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम क्या करोगी अगर लोग तुमसे एक कदम आगे निकल गए? मॉम, साहिल उस तरह का इंसान नहीं है। मैं उसे जानती हूँ। क्या आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं? सीलिया भड़क गई। उसमें साहिल से इस बारे में पूछने की हिम्मत कैसे होगी? वे अभी तक उस स्टेप तक नहीं पहुंचे थे। तुम अभी भी नहीं समझ रही हो कि मेरा क्या मतलब है? साहिल इतना अच्छा है और वह अरबों की कीमत वाला एक बिग बॉस भी है। उसे बाहर बहुत सारी सोशल नाइसिटीज में शामिल होने की ज़रूरत पड़ती होगी। अगर वह नशे में धुत हो जाता है, किसी साजिश रचने वाली महिलाओं द्वारा टारगेट किया जाता है और वह महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो तुम क्या करोगी? तुम्हारा रिलेशनशिप अभी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उस समय कुछ भी कहना असंभव होगा। सीलिया को समझ नहीं आ रहा था कि उस पल क्या कहे। सीलिया, बस मुझ पर भरोसा करो। मैं इतने सालों से बिजनेस में शामिल हूँ और इतने सालों से बिजनेस वर्ल्ड में भी हूँ। मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं। बहुत सी महिलाएं जहां वे पहुंचना चाहती हैं वहां पहुंचने के लिए उस तरीके का इस्तेमाल करती हैं। ऐसी भी बहुत सी महिलाएं हैं जो बेटे को जन्म देने के बाद कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को दूर भगा देती हैं। वे सभी शादीशुदा जोड़े होते हैं, जबकि तुम सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो। मैं कोशिश करूंगी, सीलिया ने कहा। उसका चेहरा लाल था। तुम्हारे कोशिश करने का क्या मतलब है? अगर तुम्हें उसे बताने में शर्म आ रही है तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी। नहीं, कृपया ऐसा मत करना मॉम। मैं उसे खुद बता दूंगी। सीलिया ने हड़बड़ाहट में मिंडी को रोका। चैप्टर 502। साहिल मेसन के यहाँ जाने के रास्ते में था। वह अभी भी नहीं जानता था कि मिंडी के मन में क्या चल रहा है, वरना उसने निश्चित रूप से मिंडी को थम्स अप दिया होता और उसकी तारीफ की होती। उसकी मदर इन लॉ बहुत कमाल की थी। साहिल एक सामान्य आदमी था। वे जल्द ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले थे, इसलिए बहुत से छात्र पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रहने लगे थे जबकि वे अभी भी यूनिवर्सिटी में ही थे। वह ईर्ष्यालु और जलन महसूस करता था। जब वह सारा के साथ था तो उसने भी कई बार बाहर घर किराए पर लेने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सारा ने उन्हें बेरहमी से ठुकरा दिया था। अब जब वह और सीलिया साथ थे और उसके माता पिता ने उनके रिलेशनशिप की पुष्टि कर दी थी, तो क्या वह सीलिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहेगा? स्वाभाविक रूप से वह ऐसा करने के लिए बेताब था। सीलिया के स्वभाव और साहिल पर निर्भरता को देखते हुए वह मना नहीं करती अगर साहिल उसके सामने ये प्रस्ताव रखता। हालांकि साहिल सीलिया के दिल में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता था। ये डर भी था कि सीलिया को अपने माता पिता को मनाने में कठिनाई होगी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि सीलिया अभी भी एक छात्रा थी, इसलिए मिंडी ने निश्चित रूप से उसे बाहर रहने के दौरान अपनी रक्षा करने के लिए कहा होगा। साहिल सीलिया को किसी दुविधा में भी नहीं डालना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वह उसे मना न कर पाए, लेकिन साथ ही उसके पास अपनी माँ की बात सुनने के अलावा कोई विकल्प न हो। इसलिए वह और सीलिया हमेशा एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक रहे थे और वे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हाथ पकड़ने तक ही गए थे। अगर उसे पता चलता कि सीलिया के परिवार का ऐसा विचार है तो वह खुद को रोक नहीं पाता। उसे बेचैनी महसूस होती थी कि वह सीलिया जैसी खूबसूरत युवती को सारा समय साथ बिताने के बाद केवल देख सकता था और छू नहीं सकता था। इसके बावजूद साहिल का सेल्फ रिस्ट्रेंट अविश्वसनीय था और इसी तरह वह खुद को रोक पा रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता, दूसरों के लिए उसके जैसा प्रभावशाली सहनशक्ति रखना बहुत कठिन हो सकता था। हालांकि वह अभी भी सीलिया के साथ मिंडी की बातचीत की बातों को नहीं जानता था, इसलिए वह निश्चित रूप से सीलिया के साथ हद पार नहीं करेगा। बेशक अगर सीलिया थोड़ी और प्रोएक्टिव होती तो शायद वह परवाह नहीं करता। खुद को रोकना पहले से ही मुश्किल था, इसलिए अगर सीलिया उसे थोड़ा सा भी इशारा देती तो वह निश्चित रूप से वासना और इच्छा से फट पड़ता। जल्द ही साहिल विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए मेसन के निवास पर पहुंचा। जूलिया दरवाजे के बाहर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब उसने साहिल की कार देखी तो वह उसके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और फिर उसे आगे खींच ले गई। साहिल समझ सकता था कि जूलिया कितनी चिंतित थी, इसलिए उसने कोई बकवास नहीं की और जूलिया के पीछे आंगन में चला गया। वास्तव में मेसन एक भयानक स्थिति में था। साहिल के यहाँ आने के पहले 2 बार मेसन आंगन में बैठा था, लेकिन अब वह नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा उसने कल्पना की थी। मेसन को चलने में कठिनाई महसूस होने लगी होगी। इस बार साहिल यह महसूस कर सका कि सोमरलैंड एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन कितनी अद्भुत थी। वह मेसन के शरीर के बाहरी हिस्से को देखकर ही उसकी स्थिति समझ सकता था। फिर वह सटीक रूप से यह निर्धारित कर सकता था कि आगे क्या होगा। जूलिया ने साहिल को एक कमरे में खींचा। मेसन एक साधारण और बिना सजावट वाले बिस्तर पर लेटा हुआ था। साहिल को आखिरी बार मेसन को देखे हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया था और मेसन अब और भी बुरा लग रहा था। उसके चेहरे की त्वचा झुर्रीदार थी और उसका शरीर लिवर स्पॉट से ढका हुआ लग रहा था। चैप्टर 503। जूलिया साहिल को दूसरे कमरे में ले गई। कमरे के बीच में एक बड़ी गोल मेज थी जिस पर चंदन के कई डिब्बे सैंडलवुड बॉक्सेस रखे हुए थे। हर्ब्स उन डिब्बों में होनी चाहिए। साहिल आगे बढ़ा, उसने चंदन के डिब्बों में से एक को उठाया और उसे खोला। इसके बाद उसके चेहरे पर एक पुरानी खुशबू आई। इसकी महक बहुत ताज़ा थी। साहिल जानता था कि इसे करीब से देखने से पहले ही यह निश्चित रूप से हेवन एंड अर्थ के दुर्लभ खजानों में से एक था। उसने डिब्बे में एक अंगूठे से ज़्यादा मोटी नहीं जिनसेंग को चुपचाप पड़ा देखा। अनगिनत पतली जड़ें लापरवाही से इसके बगल में पड़ी थीं, जिनकी संख्या सैकड़ों में लग रही थी। सोमरलैंड एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग करते हुए साहिल ने अपने हाथ में पकड़े डिब्बे में रखी जिनसेंग को सावधानीपूर्वक देखना शुरू किया। उसने इसके आकार और महक से शुरुआत की। अंत में उसने अपने हाथ से एक पतली जड़ को धीरे से दबाया और इसका स्वाद चखने के लिए इसे अपने मुंह में डाल लिया। साहिल, ये कैसा है? जूलिया ने अपने बगल में घबराहट से पूछा। उसे डर था कि साहिल इसे अस्वीकार कर देगा। मिस्टर एब ने इन हर्ब्स को बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। यदि वे सही नहीं होती तो उन्हें एक नया बैच खोजने में बहुत समय लगता और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। वह नहीं जानती थी कि वह कब तक टिक पाएंगे। हर दिन वह इस बारे में चिंता करती थी। वह इस बात से डरी हुई थी कि वह सुबह उठेगी और पता चलेगा कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का निधन हो गया है। बुरा नहीं है, ये वास्तव में सबसे अच्छी जिनसेंग है जो 1000 साल से अधिक पुरानी है। इसके अलावा ये जिनसेंग उम्र में 1300 साल तक पहुंच गई है, इसलिए ये सबसे अच्छी है और यह इस बार दवा के लिए आवश्यक स्टैंडर्ड्स तक पहुंच गई है, साहिल ने कहा। ये सुनने के बाद जूलिया ने राहत की सांस ली। जब तक ये स्टैंडर्ड्स को पूरा करता था वह खुश होती थी। कृपया दूसरों को भी देखें। जूलिया ने एक और डिब्बा उठाया और साहिल को थमा दिया। साहिल ने जिनसेंग वाला डिब्बा बंद किया, उसे एक तरफ रख दिया, फिर जूलिया से डिब्बा लिया और उसे खोला। यह एक ब्रैकेट फंगस थी। कुछ जांच के बाद उसने निर्धारित किया कि यह 1000 साल से अधिक पुराना था। इसके बाद साहिल ने मेज़ पर रखी सभी हर्ब्स को एक एक करके चेक किया। वे सभी 1000 साल से अधिक पुराने थे और वे सभी आवश्यक स्टैंडर्ड को पूरा करते थे। उसे विश्वास था कि वह ऐसी दवा बना सकता है जो मेसन के शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स के फंक्शंस को एक्टिवेट कर सके, जिससे वह और 10 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रह सके। इसके अलावा वह केवल जीवित नहीं रहेगा, उसके ऑर्गन्स के फंक्शंस एक्टिवेट होने के बाद मेसन कई वर्षों तक अपनी पीक कॉम्बैट पावर को बनाए रखना जारी रख सकता था। हालांकि यदि मेसन किसी के साथ युद्ध में शामिल होता है तो उसका लाइफ स्पैन एक बार फिर कम हो जाएगा।
इसके अलावा एक बार ये दवा लेने के बाद यदि वह इसे दोबारा लेने की कोशिश करता है तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए यदि मेसन अधिक समय तक जीवित रहना चाहता था तो उसे दूसरों के साथ लड़ने से बचना चाहिए। साथ ही साहिल शोक मनाए बिना नहीं रह सका। सोमोलैंड वास्तव में हजारों साल के इतिहास वाला देश था। ये सभी अत्यंत दुर्लभ हर्ब्स थीं और उन्हें सब कुछ इकट्ठा करने में केवल एक सप्ताह से अधिक का समय लगा। ऐसा लग रहा था कि इन हिडन सेक्ट्स और फैमिलीज के पास बहुत सारी अच्छी चीजें छिपी हुई थीं। जब वह और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा तो वह एक एक करके उनके पास जाएगा और कुछ मांगेगा। ये चीजें बहुत फायदेमंद थीं और अगर वह उनमें से कुछ को अपने पास रखता तो वे अंततः एक बड़ा बदलाव लातीं। जब वे विदेशी दुश्मनों के खिलाफ सोमोलैंड की रक्षा कर रहे थे तब ये सेक्ट्स आसपास नहीं थे और अब वे सोमोलैंड में पैर जमाने के लिए रिसर्फस होना चाहते थे। यदि ऐसा था तो उन्हें शुल्क देना चाहिए, अन्यथा उन सभी को सोमोलैंड से उसी तरह निकाल दिया जाएगा जैसे मेसन ने हरन फैमिली को निकाला था। जो विरोध करने की हिम्मत करेंगे उन्हें सीधे नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि वह इन विचारों को केवल तभी क्रियान्वित कर सकता था जब वह गॉड रैंक में डबल लिमिट तक पहुंच जाता। सभी हर्ब्स को चेक करने के बाद साहिल ने उन्हें एक साथ रखना शुरू किया। अगली प्रक्रिया बहुत कठिन थी और इसमें लंबा समय लगेगा। क्या अन्य उपकरण तैयार हैं? मैं अभी काम शुरू करूंगा। ओल्ड मास्टर स्टेफानी के शरीर की समस्या को जल्द से जल्द हल करना बेहतर है, साहिल ने सब कुछ चेक करने के बाद जूलिया से कहा। वे तैयार हैं, वे तैयार हैं, वे सब तैयार हैं, मैं उन्हें अभी आपके पास लाती हूँ। जूलिया के बोलने के बाद वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। साहिल ने मेज पर तैयारियां शुरू की। स्वर्ग और पृथ्वी के दर्जनों खजाने जो कुल मिलाकर 10,000 साल से अधिक पुराने थे उन्हें उस क्रम में व्यवस्थित किया गया था जो उसके दिमाग में था। दवा तैयार करने और बनाने के दौरान वह हर्ब्स का क्रम नहीं बिगाड़ सकता था। यदि उसने गलती की तो उसकी पिछली सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब हर्ब्स को एक साथ मिलाया जाता था तो नए मेडिसिनल इफेक्ट्स पैदा होते थे। यदि क्रम गलत हुआ तो अंतिम प्रभाव में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। जल्द ही जूलिया एक छोटा चूल्हा, स्टोव, एक मिट्टी का बर्तन, अर्दनवेयर पॉट, एक सटीक तराजू, प्रिसाइज स्केल, पहाड़ों के झरने से अभी अभी निकले झरने के पानी की एक बोतल, एक कटिंग बोर्ड और एक चाकू ले आए। साहिल ने सबसे पहले छोटा चूल्हा जलाया और फिर उसके ऊपर मिट्टी का बर्तन रखा। उसने पानी डालने से पहले उसे तौला भी। सभी सामग्री निश्चित मात्रा में डाली जानी चाहिए और वह कोई गलती नहीं कर सकता था। फिर उसने चाकू से हर्ब्स को काटना शुरू किया और फिर उन्हें पाउडर में पीसकर तराजू पर तौला। बाद में साहिल ने पिसी हुई सभी हर्ब्स को छोटे मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। प्रत्येक आइटम का वजन भी अलग अलग था, इसलिए साहिल को वजन को माइक्रोग्राम तक कम करने में मदद करने के लिए अपनी शक्तिशाली माइंड पावर का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। मिट्टी के बर्तन में 1 दर्जन से अधिक हर्ब्स डालने के बाद साहिल ने अंदर के मिश्रण को सावधानीपूर्वक देखना शुरू किया। लगभग आधे घंटे तक उबलने के बाद साहिल ने छोटे चूल्हे की आग बंद कर दी। फिर उसे बस चुपचाप इंतजार करने की जरूरत थी। पूरी प्रक्रिया काफी सरल लग रही थी। हालांकि साहिल इस पूरे समय सावधानी बरत रहा था क्योंकि उसे गलती होने का डर था। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह सटीक माप जानने के बाद भी इसे नहीं कर पाता। साहिल इसे इसलिए कर सका क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली माइंड पावर थी, इसलिए वह हर कदम को पूरी तरह से क्रियान्वित कर सकता था। अपनी शक्तिशाली माइंड पावर की सहायता के बिना वह शायद सभी हर्ब्स को तौलने में सक्षम नहीं हो पाता। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद साहिल ने मिट्टी के बर्तन का ढक्कन खोला और अंदर बने मिश्रण को बाहर निकाल लिया। जैसे ही साहिल ने कटोरे में काले चिपचिपे मिश्रण के आधे कटोरे को देखा, उसने अपने दिमाग में तैयार दवा से इसकी तुलना की। मूल रूप से कोई अंतर नहीं था। साहिल को राहत मिली। हालांकि उसने अपने दिमाग में सोमोलैंड एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन में दर्ज कदमों का पालन किया था। साहिल ने इसे खुद कभी नहीं किया था, इसलिए वह बहुत आश्वस्त नहीं था। हालांकि अब ये ठीक लग रहा था। क्या ये हो गया? जूलिया ने किनारे से पूछा। जूलिया हर्ब्स को एक साथ रखने से लेकर दवा बनाने तक की पूरी प्रक्रिया देख रही थी। हालांकि उसने साहिल को परेशान करने के डर से एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अब जब वह दवा देख रही थी तो आखिरकार उसने बोलने की हिम्मत की। हाँ, इसे ओल्ड मास्टर स्टेफानी के पास ले जाओ और उन्हें ये पीने दो। इसे लेने के बाद उन्हें बेहतर महसूस होना चाहिए, लेकिन अगर वह पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो उन्हें 7 दिनों तक इसे पीना जारी रखना होगा। साहिल ने अपने हाथों में कटोरा जूलिया को थमा दिया। ठीक है, धन्यवाद साहिल। जूलिया ने साहिल से कटोरा लेने के बाद जल्दी से कमरा छोड़ दिया और मेसन को दवा देने चली गई। साहिल ने वहां की साफ सफाई की। उसे कल फिर से ऐसा करना था क्योंकि मेसन को पूरी तरह ठीक होने के लिए उसे लगातार 7 दिनों तक ऐसा करने की जरूरत थी। चैप्टर 504 कैपिटल सिटी सोमोलैंड में लववुड्स। आज लववुड्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लववुड्स की बेटी लरेन, जो 10 साल से लापता थी, वापस आ गई थी।
ये वह प्रभावशाली हस्ती थी जिसने 10 साल पहले कैपिटल सिटी में हलचल मचा दी थी। हर कोई जानता था कि उस समय कैपिटल सिटी के कुलीन अभिजात परिवारों के दो उत्तराधिकारी, वॉर्नर फैमिली से स्टैन और जिमरमैन फैमिली से क्लिंटन, लॉरेन की वजह से एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। इसके अलावा जिन लोगों ने लॉरेन को पहले देखा था वे उसका वर्णन केवल 2 शब्दों में करेंगे। एक बेजोड़ प्रतिभा, ए पियरलेस टैलेंट। वह महिला जो 10 साल पहले एक धूमकेतु की तरह कैपिटल सिटी में दिखाई दी थी, उसने कैपिटल सिटी की सभी युवतियों को पीछे छोड़ दिया था। 10 साल तक गायब रहने के बाद वह आखिरकार फिर से प्रकट हुई थी। इस बार लॉरेन ने वापस आने पर अपने निशान नहीं छिपाए। कैपिटल सिटी के सभी प्रतिष्ठित परिवार जानते थे कि लॉरेन वापस आ गई है। इस प्रकार हर किसी ने सोचा कि वह 10 साल की अपॉइंटमेंट को पूरा करने के लिए वापस आई है। सोमरलैंड में फिर से तूफान उठ रहा था। हर कोई ये देखने के लिए उत्साहित था कि वॉर्नर फैमिली के स्टैन और जिमरमैन फैमिली के क्लिंटन के बीच क्या होगा। जो व्यक्ति जीतेगा वह सोमरलैंड के युवाओं के बीच नंबर 1 बनने के लिए शीर्ष पर पहुंचेगा और तब से एक अजेय शक्ति होगा। इस बीच जो व्यक्ति हारेगा उसे केवल एक सीढ़ी स्टेपिंग स्टोन माना जाएगा। यह न केवल 2 युवाओं के बीच का संघर्ष था, बल्कि यह सोमरलैंड के 2 सबसे बड़े कुलीन अभिजात परिवारों के बीच का संघर्ष भी था। लववुड्स को केवल कैपिटल सिटी में प्रथम श्रेणी का परिवार माना जा सकता था। इन 2 वर्षों में उन्हें अनगिनत बार दबाया गया था। न केवल लववुड्स के उत्तराधिकारी को जेल में डाल दिया गया था, बल्कि ओल्ड मास्टर लववुड भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगर वॉर्नर फैमिली और जिमरमैन फैमिली नहीं होते तो वे बहुत पहले ही विकट परिस्थितियों में होते। अफवाहों के अनुसार लॉरेन को बचपन में एक हिडन सेक्ट ने गोद ले लिया था। हिडन सेक्ट्स और फैमिलीज जनता की आंखों में रहस्य और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। इसलिए लॉरेन के लौटने पर इस बार कैपिटल सिटी बहुत शांत नहीं होगी। लववुड मैनर के रहने वाले कमरे के अंदर एक अधेड़ उम्र की महिला लॉरेन को पकड़े हुए रो रही थी। वह लॉरेन की मां ईव सिम्स थीं। क्रम्स के ग्रांड, फ्रेड, 7th एल्डर और 9th एल्डर भी यहाँ थे। उन्होंने क्रम माउंटेन से कैपिटल सिटी तक यात्रा करने में कुछ दिन बिताए। मेरी प्यारी लोरी, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, अधेड़ उम्र की महिला ने रोते हुए कहा। मॉम, रो मत, मैं यहाँ हूँ, है ना? लॉरेन ने जवाब दिया। उसकी आंखें लाल थीं। भले ही उसे बचपन में क्रम माउंटेन ले जाया गया था और उसे हर 10 साल में केवल एक बार वापस आने का मौका मिलता था, जिसके परिणामस्वरूप वह अपने परिवार को अक्सर नहीं देख पाती थी, लेकिन इसने इस बात को प्रभावित नहीं किया कि वह अपने परिवार को कितना याद करती थी। उसे अभी भी याद था कि वह घर में सबसे लाडली बच्ची थी। जब उसने अपने माता पिता को देखा जिन्हें उसने लंबे समय से नहीं देखा था, तो वह खुद को रोक नहीं सकी। आओ, मुझे तुम्हें ठीक से देखने दो। ईव ने लॉरेन को एक तरफ बैठने के लिए खींचा और फिर अपनी बेटी को करीब से देखा। तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम अभी भी वैसी ही सुंदर हो जैसी 10 साल पहले थी, ईव ने मुस्कुराते हुए कहा। मॉम, 10 साल हो गए हैं और आपके बाल पहले से ही सफ़ेद हो गए हैं। लॉरेन ने अपनी मां के सफ़ेद होते बालों को देखकर दुखी होकर कहा। मैं पहले से ही अपने 50वें दशक में हूँ, इसलिए जाहिर है मेरे बाल सफ़ेद होंगे। अगर तुम जल्दी वापस नहीं आती तो अगली बार तुम मुझे तब देखोगी जब मैं ज़मीन के नीचे होऊंगी। मॉम, ऐसा मत कहो, आप 100 साल तक जी सकेंगी। ठीक है, खुद को मूर्ख बनाना बंद करो, एलियट लववुड ने कहा। डैड, लॉरेन ने एलियट को पुकारा। हे, यह अच्छा है कि तुम वापस आ गई हो। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गई हो, एलियट ने मुस्कराते हुए कहा। चैप्टर 505। इस पल उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्हें अपनी सबसे प्रिय बेटी को उसके स्वास्थ्य के कारण दूर भेजना पड़ा था और वह पिछले 20 वर्षों में केवल 2 बार वापस आई थी। वह व्यथित महसूस क्यों नहीं करेंगे? हालांकि उनकी बेटी के चेहरे को देखते हुए उसे इन वर्षों में एक अच्छा जीवन बिताना चाहिए था। डैड, मॉम, दादाजी कहाँ हैं? लॉरेन ने पूछा। उसे याद था कि उसके दादाजी उसे बचपन से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। पिछली बार जब वह वापस आई थी तो उसके दादाजी जितनी जल्दी हो सके आ गए थे, लेकिन इस बार वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तुम्हारे दादाजी 3 साल पहले दूसरों के साथ लड़ते समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वे अभी भी बिस्तर पर हैं। तुम बाद में उनसे मिलने जा सकती हो। वे हर दिन तुम्हारे बारे में बात करते रहते थे, कहते थे कि उन्हें मरने से पहले तुम्हें देखने की उम्मीद है। अब वे आखिरकार अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, एलियट ने दुख के साथ कहा। उनके पिता घायल थे और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका दुश्मन बहुत शक्तिशाली था। यदि वॉर्नर फैमिली और जिमरमैन फैमिली ने उनके लिए मध्यस्थता नहीं की होती तो शायद लववुड्स का जीवन अभी इतना शांतिपूर्ण नहीं होता। इसके अलावा दोनों परिवारों के उनकी मदद के लिए आने का कारण भी उनकी बेटी ही थी। जब लॉरेन ने सुना कि एलियट ने क्या कहा तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया और उसका ऑरा तुरंत भड़क उठा। फिर उसने एक घातक नज़र के साथ पूछा, वह कौन था? मेरे दादाजी को किसने चोट पहुंचाई? जैसे ही लॉरेन ने अपना ऑरा दिखाया, एलियट ने अपनी बेटी को सदमे में देखा।
उसका ऑरा पूरी तरह से मेरे ऑरा से आगे निकल गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस साल उसकी उम्र कितनी है? अगर मुझे सही से याद है तो उसे ठीक 30 साल का होना चाहिए। वह केवल 30 साल की उम्र में इस स्टेज पर पहुंच गई। भगवान भी परिवार की मदद कर रहे हैं। लोरी, कृपया शांत हो जाओ। अब जब हम यहाँ तुम्हारे साथ हैं तो हम निश्चित रूप से तुम्हारे दादाजी के लिए न्याय मांगेंगे, लरेन के सीनियर ग्रांट ने कहा। हाँ लोरी, हम यहाँ तुम्हारे साथ हैं, इसलिए चाहे वह कोई भी हो हम उन्हें भुगतान करवाएंगे, फ्रेड ने जोड़ा। धन्यवाद ग्रांट, फ्रेड, लरेन ने अपने ऑरा को दबाते हुए कहा। साथ ही उसने एलियट और ईव से कहा, मॉम, डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब मैंने सुना कि दादाजी को चोट लगी है तो मैं थोड़ी भावुक हो गई थी। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। ये ठीक है, ये ठीक है, एलियट ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उनकी बेटी जितनी शक्तिशाली होगी वे उतने ही खुश होंगे। ऐसा लग रहा था कि लववुड्स का उदय हो रहा है। हालांकि ईव ने चिंता में पूछा, लोरी, क्या हम बदला नहीं ले सकते? तुम्हारा भाई अभी सलाखों के पीछे है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। उसे क्या हुआ? सही, वह कहाँ है? लरेन ने पूछा। मैं तुम्हें बाद में धीरे धीरे समझाऊंगा। क्या तुम हमसे इनका परिचय करा सकती हो? एलियट ने पूछा। मॉम, डैड, मैं आपसे इनका परिचय कराना भूल गई। यह मेरे सीनियर ग्रांट स्टोन है। लरेन ने ग्रांट की ओर इशारा किया और उनका परिचय कराया। नमस्ते मिस्टर और मिसेस लववुड, यह एक उपहार है जो मैं सेक्स से लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। ग्रांट ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और एलियट को एक डिब्बा थमाया। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? डैड, बस ग्रांट ने जो दिया है उसे स्वीकार कर लें। हाँ, कृपया इसे स्वीकार करें मिस्टर लववुड। ठीक है, धन्यवाद मिस्टर स्टोन। मिस्टर लववुड, आप मुझे बस ग्रांट बुला सकते हैं। मेरे मास्टर भी मुझे यही बुलाते हैं। धन्यवाद मिस्टर ग्रांट। फिर लरेन ने फ्रेड की ओर इशारा किया और कहा, मॉम, डैड, ये भी मेरे सीनियर फ्रेड ईस्ट हैं। नमस्ते मिस्टर और मिसेस लववुड, यह आपके लिए मेरा उपहार है। फ्रेड ने भी उन्हें एक डिब्बा थमाया। एलियट ने इस बार मना नहीं किया। उन्होंने डिब्बा लिया और कहा, धन्यवाद मिस्टर ईस्ट। मॉम, डैड, ये क्रम्स के 7th एल्डर और 9th एल्डर हैं। लरेन ने दो बुजुर्गों की ओर इशारा किया और कहा, नमस्ते एल्डर्स। नमस्ते मिस्टर लववुड। चैप्टर 506। साहिल हर्ब्स को रखने के बाद मेसन के कमरे में गया। जूलिया ने अभी अभी मेसन को उसकी दवा खिलाई थी। साहिल, क्या ये दवा मदद करेगी? जूलिया ने घबराहट से पूछा। थोड़ी देर में देखते हैं कि यह काम करती है या नहीं, साहिल ने जवाब दिया। वह 100% निश्चित नहीं था क्योंकि उसने खुद इसका परीक्षण नहीं किया था। हालांकि साहिल ने सोचा कि यह ठीक होना चाहिए क्योंकि उसे सिस्टम पर भरोसा था। सिस्टम बहुत जादुई था। यदि उसने वह परिणाम प्राप्त नहीं किया जो वह चाहता था तो इसका कारण ये होना चाहिए कि उसने प्रक्रिया के किसी हिस्से के दौरान अच्छा काम नहीं किया। उन दोनों ने मेसन को ध्यान से देखा। साहिल के दिमाग में दी गई जानकारी के अनुसार पहली डोज का 1 घंटे या उससे अधिक समय के भीतर बहुत बड़ा प्रभाव होगा। मेसन के दवा पीने के बाद उसे केवल अपने पेट में एक गर्माहट और आग जलती हुई महसूस हुई। ये बहुत आरामदायक था। इसने उसे उस एहसास का आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। जल्द ही गर्मी का एहसास फैलने लगा। ये पेट से शुरू हुआ और फिर जल्दी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। एक गॉड रैंक गार्डियन के रूप में मेसन का अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण था। वह हर ऑर्गन और सेल को एक्टिवेट होते हुए महसूस कर सकता था। यह उसके आंतरिक ऑर्गन्स के साथ शुरू हुआ और जल्द ही उसके शरीर की हर सेल फिर से जाग गई। शक्तिशाली दवा की उत्तेजना के तहत शरीर के लगभग समाप्त हो चुके ऑर्गन्स फिर से जीवंत हो गए। इसने काम किया। मेसन उत्साहित था। उससे पहले उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आजकल मेडिकल साइंस जितना उन्नत है वह उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था जो लगभग अपनी मृत्युशैया पर था। साफ तौर पर कहें तो भगवान उसकी जान लेने ही वाले थे। उसके जीवन को बढ़ाने का एकमात्र तरीका कुछ ऐसी गॉड डिफाइंग टेक्निक होगी जो केवल प्राचीन सोमोलैंड इतिहास में मौजूद थी। हालांकि उसे अंदाजा नहीं था कि साहिल ये बातें जानता है। यह अविश्वसनीय था। साहिल केवल प्रतिभाशाली होने से कहीं अधिक लग रहा था। उसने सोमोलैंड की प्राचीन विरासत को विरासत में प्राप्त किया होगा जो हजारों साल पुरानी थी, वरना वह ऐसी गॉड डिफाइंग टेक्निक कैसे जान सकता था? मेसन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे शरीर में गर्माहट महसूस की। जूलिया घबराहट से देख रही थी। उसे डर था कि अगर इसने काम नहीं किया तो वे खत्म हो जाएंगे। उनकी एकमात्र उम्मीद खत्म हो जाएगी और दुनिया में कोई भी उसके ग्रेट ग्रैंडपा को नहीं बचा पाएगा। साहिल ने मेसन के शरीर में होने वाले बदलावों को भी देखा। करीब 10 मिनट बाद साहिल ने चुपचाप राहत की सांस ली। उसकी शक्तिशाली माइंड पावर ने मेसन के सूक्ष्म बदलावों का पता लगा लिया था। सड़ने वाली मृत आभा डेड और फीकी पड़ गई थी।
इसके अलावा उसके चेहरे पर उम्र के धब्बे एज स्पॉट्स मिटने लगे और झुर्रियां हल्की हो गईं। हालांकि नग्न आंखों से ऐसे सूक्ष्म बदलावों को देखना मुश्किल था, लेकिन साहिल की माइंड पावर उन्हें पहचान सकती थी। ये बदलाव सोमोलैंड एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन में दर्ज उन नोट्स के अनुरूप भी था जो उसे याद थे। 1 घंटे बाद मेसन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें चमक उठीं। मेसन अब उस बूढ़े आदमी से एक अलग व्यक्ति था जिसकी आंखें उदास थीं और दवा लेने से पहले जो मर रहा था। ग्रेट ग्रैंडपा, आप कैसे हैं? क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? जूलिया ने घबराहट से पूछा। वह केवल एक साधारण व्यक्ति थी जिसने मेसन के शरीर में सूक्ष्म बदलावों को नहीं देखा था। इसलिए जैसे ही मेसन ने आंखें खोली, उसने पूछा। मेसन ने जूलिया को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने मुस्कुराहट के साथ साहिल की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। साहिल। उसकी आवाज़ अब ऊर्जावान थी, पहले की तरह नर्म और कमज़ोर नहीं। मेसन ने तहे दिल से साहिल को धन्यवाद दिया। साहिल ने उसे जीवन का दूसरा मौका दिया। उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था। उत्साहित होकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वह केवल सबसे ईमानदार शब्द ही बोल सका। धन्यवाद। इसका जिक्र न करें, ओल्ड मास्टर स्टेफानी। आपकी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यह सोमोलैंड में आपके योगदान से बढ़कर हो सकता है, साहिल ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वह सोमोलैंड की हस्ती के लिए कुछ करके खुश था। ग्रेट ग्रैंडपा, क्या आप ठीक हो गए हैं? जूलिया ने कांपती आवाज में पूछा। जूलिया, मैं ठीक हो गया हूँ। पिछले कुछ दिनों के दौरान तुम्हारी सारी मेहनत के लिए धन्यवाद, मेसन ने हंसते हुए कहा। यह बहुत अच्छा है। जूलिया आगे आए और मेसन को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है, अब तुम बड़ी लड़की हो गई हो। दूसरों के सामने खुद को मूर्ख मत बनाओ, मेसन ने जूलिया की पीठ थपथपाते हुए कहा। जूलिया ने फिर मेसन को छोड़ दिया। ओल्ड मास्टर स्टेफानी, अभी यह पहला कदम है। इसके बाद आपको अपने शरीर को जगाने और अपनी ऊर्जा को उसकी पीक पर बहाल करने के लिए 7 दिनों तक ये दवा लेनी होगी। तब तक आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, साहिल ने कहा। पिछले दिनों के लिए धन्यवाद। वैसे मेरी रिकवरी को हमारे बीच ही रखना। मुसीबत का समय आ रहा है। कोई भी अचानक बाहर आकर सोमोलैंड को चोट पहुंचा सकता है। वे इस प्रक्रिया में खुद को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं डरते। चाहे जो भी हो, मैं उनके लिए कुछ बड़ा तैयार करूंगा, मेसन ने कड़वाहट से कहा। ओल्ड मास्टर स्टेफानी, मुझे आपको कुछ याद दिलाना चाहिए, साहिल ने अचानक कहा। बोलो। 7 दिनों के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, और ये दवा भी उच्चतम गुणवत्ता की है क्योंकि यह उन सामग्रियों से बनी है जो 1000 साल से अधिक पुरानी हैं। यह आपके जीवन को लगभग 10 साल तक बढ़ा सकती है। साहिल रुका और कहना जारी रखा, लेकिन अगर आप पिछली बार की तरह दूसरों से लड़ते हैं तो आपके शरीर के सड़ने की गति तेज हो जाएगी। हो सकता है कि आप और 10 साल जीवित रहते, लेकिन एक लड़ाई आपके लाइफ स्पैन को और 9 या 8 साल तक कम कर सकती है। यह आपकी लड़ाई की तीव्रता पर निर्भर करता है। लड़ाई जितनी तीव्र होगी उतनी ही लंबी चलेगी और आपका शरीर उतनी ही तेजी से अपना फंक्शन खो देगा, और इस दवा का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। अगली बार जब आप इसका उपयोग करेंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि अगली बार जब आपके साथ ऐसा ही कुछ होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगर आपको लड़ना न पड़े तो न लड़ें। हर बार जब आप लड़ते हैं तो यह आपको आपका जीवन दांव पर लगाना होगा जिसके केवल कुछ ही साल बचे हैं। ध्यान से सोचें। साहिल ने अपनी बात खत्म करने के बाद मेसन को ध्यान से देखा। वह मजाक नहीं कर रहा था। मेसन की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिकतम 10 साल थी, और एक बार लड़ने के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता था इसका कुछ पता नहीं था। वह कुछ नहीं कर सकता था। सोमोलैंड एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन दवा थी, जादू नहीं। ये केवल लोगों को लंबे समय तक जीने में मदद कर सकती थी, हमेशा के लिए जीवित रहने में नहीं। यहाँ तक कि प्राचीन सोमोलैंड में भी इसे गॉड डिफाइंग टेक्निक कहा जाता था। कई रईस और सरकारी अधिकारी इसके लिए संघर्ष करते थे। वे सभी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उनके लिए काम करने के लिए भाग्य बदल सके। चैप्टर 507 ग्रेट ग्रैंडपा। जूलिया ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेसन ने उसे रोक दिया। साहिल, मैं समझता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूं जो एक बार मर गया था, और यह पहले से ही एक चमत्कार है कि मैं इस बार बच गया। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे एक और दिन जीने को मिला। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि मैं और कितने समय तक जीवित रहूं। मैं केवल यही आशा करता हूं कि तुम और तेजी से बढ़ सको और जब मैं चला जाऊं तो सोमोलैंड को एकजुट रख सको, मेसन ने कहा। ओल्ड मास्टर स्टेफानी, चिंता न करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं जाने से पहले सोमोलैंड के आसपास ताक झांक करने वाली कुछ ताकतों से छुटकारा पा लूंगा ताकि तुम्हारा बोझ जितना संभव हो सके हल्का हो सके। साहिल काफी देर तक चुप रहा। वह उस बूढ़े आदमी से क्या कहे जिसने अपने जीवन से पहले सोमोलैंड को रखा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वह केवल और तेजी से सुधार करने की पूरी कोशिश कर सकता था।
उसे मेसन के अपना प्लान पूरा करने से पहले खुद को और स्ट्रॉन्गर बनाने की ज़रूरत थी ताकि उसे अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। ओल्ड मास्टर स्टेफानी, मैं घर जाऊंगा और कल वापस आऊंगा, साहिल ने कहा। फिर धन्यवाद जूलिया, साहिल को विदा करो। जी ग्रेट ग्रैंपा। जूलिया साहिल को गेट तक ले गई। साहिल, धन्यवाद, अगर तुम नहीं होते तो मेरे ग्रेट ग्रैंपा मर गए होते, जूलिया ने ईमानदारी से कहा। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड मास्टर स्टेफानी की मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने सोमरलैंड के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। उनके बिना हम शांति से जी भी नहीं पाएंगे। वैसे भी फिर भी तुम्हारा धन्यवाद। कृपया मेरी कृतज्ञता स्वीकार करें। मौका मिलने पर मैं आपका एहसान चुकाऊंगी। जूलिया अपनी बात खत्म करते ही साहिल के सामने झुकी। साहिल ने जल्दी से जूलिया को उठाया और एक उदास मुस्कान के साथ कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खुद को अजनबी मत समझो, ठीक है? क्या हम दोस्त नहीं हैं? अगर तुम इस तरह करोगी तो हम दोस्त कैसे हो सकते हैं? ठीक है साहिल, मैं पहले ग्रेट ग्रैंपा का ख्याल रखूंगी। अपना समय लें और कल जल्दी आना। ठीक है। साहिल कार में बैठा और चला गया। इसके बाद जूलिया मुनी और मेसन की देखभाल के लिए निवास के अंदर चली गई। अंदर जाने पर जूलिया ने मेसन को बाहर आते देखा। ग्रेट ग्रैंपा, आप बाहर क्यों आए? जूलिया मेसन की मदद करने के लिए दौड़ी। कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद मेरे शरीर में जंग लग गया है, इसलिए मैं टहलने के लिए बाहर आ गया। ग्रेट ग्रैंपा, आप रात के खाने में क्या लेना चाहेंगे? मैं उन्हें तैयार करने और भेजने के लिए कहूंगी। क्या साहिल चला गया? मेसन ने पूछा। वह चला गया, मैंने उसे कल सुबह जल्दी आने के लिए कहा है, जूलिया ने जवाब दिया। जूलिया, तुम्हें साहिल पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। वह कोई साधारण लड़का नहीं है। वह ऐसी गॉड डिफाइंग और भाग्य बदलने वाली तकनीक भी जानता है। वह शायद सोमरलैंड की किसी प्राचीन विरासत के कारण आज जहां है वहां पहुंचा है। संकट के समय में ही नायक बनते हैं और साहिल हमारे समय का नायक हो सकता है, मेसन ने गंभीरता से कहा। ग्रेट ग्रैंपा, आप फिर से वह बात क्यों ला रहे हैं? साहिल पहले ही कह चुका है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, जूलिया ने शर्माते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर उसकी गर्लफ्रेंड है? कैपिटल सिटी के सभी प्रभावशाली परिवारों में हर पेट्रियार्क गुप्त रूप से कई मिस्ट्रेसेस रखता है। प्रभावशाली परिवारों के विस्तार के लिए एक पत्नी पर्याप्त नहीं है। ग्रेट ग्रैंपा, अगर आपने फिर से ऐसा कहा तो मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी। ठीक है, मैं बात करना बंद कर दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम यह मौका गंवा देती हो तो तुम्हें साहिल जैसा अच्छा आदमी दूसरा नहीं मिलेगा। 100 साल से ज्यादा जीने के बाद साहिल सबसे अच्छा आदमी है जिसे मैंने कभी देखा है। जब साहिल ने मेसन का घर छोड़ा तब शाम के 4 बज चुके थे। सीलिया के घर लौटने के बजाय उसने पास के एक घर में रात बिताने की तैयारी की। वैसे भी उसकी प्रॉपर्टी पूरे कैपिटल सिटी में बिखरी हुई थी। चाबियां उसकी कार में थीं और प्रत्येक चाबी पर प्रॉपर्टी का पता लिखा था। सड़क पर साधारण रात के खाने के बाद साहिल एक अच्छी तरह से सुसज्जित घर में गया। नहाने के बाद साहिल बिस्तर पर लेट गया। उसके लिए यह एक लंबा दिन था। हालांकि हर्ब्स तैयार करना सरल लग रहा था, साहिल को अपनी शक्तिशाली माइंड पावर के साथ पूरी प्रक्रिया की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता थी। चैप्टर 508। इतनी उच्च तीव्रता के साथ माइंड पावर का उपयोग करने से उस पर बहुत बुरा असर पड़ा, भले ही उसकी माइंड पावर शक्तिशाली थी। अपने सामने सिस्टम पैनल को देखते हुए उसने देखा कि उसके लाविश पॉइंट्स 9000 पॉइंट से अधिक हो गए थे। ये 9147 पॉइंट्स पर था। यह एक ऐसा स्तर था जहां वह पहले कभी नहीं पहुंचा था। साहिल भी उत्साहित था। इस दर से उसे 10,000 पॉइंट्स को पार करने में केवल 2 या 3 दिन लगेंगे। जैसे ही उसके लाविश पॉइंट्स 10,000 पॉइंट्स को पार कर जाएंगे, वह सबसे पहले अपने शरीर के साथ ब्रेक थ्रू करेगा। एक बार जब उसने अपने शरीर के साथ ब्रेक थ्रू कर लिया तो वह गॉड रैंक प्राप्त कर लेगा और एक गार्डियन बन जाएगा। जबकि पिछले एक हफ्ते से ईस्ट लीग कैपिटल्स का विस्तार बिना किसी लक्ष्य के होने के कारण रुक गया था। जब तक वे सुधार करते रहे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार जब उसने ओल्ड मास्टर स्टेफानी के साथ मामला सुलझा लिया तो वह उन्हें एक एक करके धीरे धीरे हल कर लेगा। जब साहिल 2 या 3 दिनों में अपने लाविश पॉइंट्स के 10,000 से अधिक होने के बारे में सोच रहा था, तभी फोन बजा। साहिल ने उसे उठाया और इद देखी। वही ईस्ट लीग कैपिटल्स की कैपिटल सिटी ब्रांच के हेड ह्यूगो थे। हेलो, साहिल ने उत्तर बटन दबाया और कहा, मिस्टर खुराना, नमस्ते, मैं ह्यूगो हूँ। ह्यूगो ने फ़ोन पर सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। मुझे पता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? साहिल ने पूछा। मिस्टर खुराना, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है, ह्यूगो ने कहा। ईस्ट लीग कैपिटल्स का डेवलपमेंट रुक गया है। जी हाँ, इसे पहले रहने दो, मैं इन दिनों उपलब्ध नहीं हूँ। मैं कुछ दिनों में काम पूरा होने के बाद इससे निपटूंगा। मिस्टर खुराना, ये गंभीर है। ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? विस्तार करते समय हम किसी और के हिस्से से टकरा गए।
क्या ये सामान्य नहीं है? बाजार इतना ही बड़ा है। यदि हम विकास करना चाहते हैं तो हम अन्य ताकतों से टकराएंगे। क्या मैंने आपसे मीटिंग में नहीं कहा था कि आपको आश्वस्त होना चाहिए और इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए? लेकिन इस बार यह अलग है। काफ़ी शोध के बाद हमें पता चला कि वे कैपिटल सिटी के टॉप 4 प्रोमिनेंट फैमिलीज में से एक हैं। वे सख्त हैं। ईस्ट लीग कैपिटल्स की वर्तमान ताकत के साथ हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम तनाव कम करने के लिए कुछ मार्केट शेयर छोड़ सकते हैं? क्या तुमने उनसे बात की है? जी हाँ, हमें कितना छोड़ना होगा? उन्हें संतुष्ट करने के लिए कम से कम एक हाथ काटना होगा। यहाँ सही कौन है? हम बस नियमित रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जबकि वे कैपिटल सिटी के टॉप 4 प्रोमिनेंट फैमिलीज में से एक हैं जो कुछ घटिया तरकीबों से हमें रोकने की कोशिश करेंगे। उनकी परवाह मत करो, बस एक हफ्ते तक उनके साथ हमेशा की तरह प्रतिस्पर्धा करो और मैं बाद में खुद उनसे निपटूंगा। मिस्टर खुराना, हम। साहिल ने ह्यूगो के बोलने से पहले ही उसे टोक दिया। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। जी, मिस्टर खुराना। साहिल ने ह्यूगो का फोन काट दिया और इस मुद्दे को दिल पर नहीं लिया। वह कैपिटल सिटी के टॉप 4 प्रोमिनेंट फैमिलीज में से किसी एक को नाराज करने के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन क्या उसे उनसे डरना चाहिए? एक बार जब उसने 2 या 3 दिनों में गॉड रैंक में ब्रेक थ्रू कर लिया और गार्डियन बन गया, तो कोई भी प्रोमिनेंट फैमिली उसे डरा नहीं सकती थी क्योंकि वह सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा उसके पास बैकर के रूप में सोमरलैंड की हस्ती मेसन थी। जब तक वह सही था, वह सोमरलैंड में किसी से नहीं डरता था। चैप्टर 509 कैपिटल सिटी लववुड्स। ग्रांट, फ्रेड और 2 बुजुर्गों को गेस्ट रूम सौंपा गया था। इस बीच लरेन अपने दादाजी के कमरे में गई। बिस्तर पर एक झुर्रीदार सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी लेटा था। वह जिम लववुड थे, लरेन के दादाजी और एलियट के पिता। लरेन बिस्तर के पास बैठी थी, एलियट और ईव पास में ही खड़े थे। दादाजी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको ठीक करने का रास्ता निकाल लूंगी, लरेन ने लाल आंखों के साथ कहा। लरेन लववुड्स की सबसे बड़ी पोती थी। उसे अभी भी याद था कि उसके दादाजी जिम उसे बचपन में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने उसे कभी नापसंद नहीं किया क्योंकि वह उनकी पोती थी। जब वह 10 साल पहले वापस आई थी तब उसके दादाजी अभी भी अच्छे उत्साह में थे। किसने सोचा होगा कि केवल एक दशक बाद वे 3 साल से बिस्तर पर पड़े होंगे। लोरी, मैं मरने से पहले तुम्हें आखिरी बार देखकर संतुष्ट हूं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जिम ने कहा। कहिए दादाजी, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं। लेकिन तुम्हें अपने भाई को बचाना होगा। वह निर्दोष है और उसके पास उसका पूरा जीवन आगे पड़ा है, जिम ने कहा। चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं अपने भाई को बचाऊंगी और मैं उन्हें भुगतान करवाऊंगी, लरेन ने खींचते हुए कहा। क्रम्स, सोमरलैंड के हिडन सेक्ट के 3rd एल्डर की शिष्या के रूप में जिसने भी उसके परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत की है, वह उसे दोगुना दंड देगी। नहीं, बदले के बारे में भूल जाओ। वे इतने शक्तिशाली हैं कि मैं केवल यही आशा करता हूं कि तुम और तुम्हारा भाई सुरक्षित रहें। दादाजी, पहले आराम कीजिए, मैं अब निकलती हूं और मैं आपसे कल मिलूंगी। लरेन अपनी बात खत्म करने के बाद कमरे से बाहर चली गई। उसे यह जानने की जरूरत थी कि क्या हो रहा है। डैड, पहले आराम कीजिए। डैड, हम भी बाहर निकलते हैं। एलियट और उनकी पत्नी ने अपनी बात खत्म करने के बाद कमरे से बाहर लरेन का पीछा किया। डैड, आखिर चल क्या रहा है? दादाजी को चोट क्यों लगी? मेरा भाई जेल में क्यों है? लरेन ने आखिरकार दूसरे कमरे में पहुंचने के बाद पूछा। लोरी, यहाँ क्या हुआ था? एलियट ने लरेन को समझाया कि 3 साल पहले क्या हुआ था। पता चला कि लरेन के छोटे भाई जेरेमी लववुड का 3 साल पहले एक नाइट क्लब में गुडिंग फैमिली की तान्या गुडिंग, जो कैपिटल सिटी के टॉप 4 प्रोमिनेंट फैमिलीज में से एक है, के साथ झगड़ा हो गया था। कारण ये था कि तान्या ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि लरेन कैपिटल सिटी में हलचल मचा रही थी, जिसके कारण उस समय कैपिटल सिटी के 2 टॉप बैचलर्स उसके प्यार में पड़ गए थे। तान्या को काफी समय से स्टैन वॉर्नर पर क्रश था, लेकिन स्टैन को लरेन पर क्रश था। इस वजह से तान्या लरेन के खिलाफ द्वेष ग्रज रखने लगी। तान्या 10 साल पहले लरेन के कैपिटल सिटी छोड़ने और क्रम्स लौटने के बाद से ही उसके बारे में बदनामी कर रही है। इसके बावजूद इसने लववुड्स को परेशान नहीं किया। आखिरकार दोनों परिवार ताकत में बहुत अलग थे और वे कोई परेशानी नहीं चाहते थे। 3 साल पहले तान्या का नाइट क्लब में जेरेमी से सामना हुआ और उसने उसके और उसके दोस्तों के सामने लरेन का अपमान किया। जेरेमी, जो जवान और जिद्दी था, अपनी बहन का अपमान करने वाले किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह काफी समय से इसे दबाए हुए था और इसलिए वह भड़क गया। चैप्टर 510 यही संघर्ष का कारण था जो अंततः 2 परिवारों के बीच टकराव में बदल गया। लववुड्स केवल निम्नतम स्तर का प्रथम श्रेणी का अभिजात परिवार, फर्स्ट रेट एरिस्टोक्रेटिक फैमिली था। वे गुडिंग फैमिली जैसे शीर्ष प्रमुख परिवारों से कोसों दूर थे। जिम कुछ वस्तुओं के बदले जेरेमी को वापस लेने आए थे, लेकिन गुडिंग फैमिली ने उनकी बुरी तरह पिटाई की।
वह अब 3 साल से बिस्तर पर पड़े थे और जेरेमी अब तक जेल में था। इस घटना के बाद से गुडिंग फैमिली ने लववुड्स को हर पहलू से टारगेट करना शुरू कर दिया। यदि वॉर्नर फैमिली और जिमरमैन फैमिली ने मध्यस्थता नहीं की होती तो लववुड्स को कैपिटल सिटी से पहले ही बाहर निकाल दिया गया होता। लरेन द्वारा पूरी कहानी सुनने के बाद उसके सीने का गुस्सा फूटने ही वाला था और उसने खुद को शांत करने से पहले कुछ गहरी सांसें लीं। लोरी, बस अपने भाई को वहां से बाहर निकाल लाओ। गुडिंग फैमिली अभी सोमरलैंड में अपने चरम पर है। चलो उनसे उलझते नहीं हैं, लरेन की चिंतित माँ ईव ने कहा। वह बस यही चाहती थी कि उसके बच्चे सुरक्षित रहें। मॉम, चिंता मत कीजिए, मैं अपने भाई को बचाऊंगी और मैं चाहती हूं कि गुडिंग फैमिली उसे खुद मेरे पास लाए, लरेन ने कहा। लोरी, मॉम, चिंता मत कीजिए, सेक्ट ने एक मिशन पर मेरे साथ वापस आने के लिए ग्रांट, फ्रेड और 2 बुजुर्गों को भेजा है। चूंकि सेक्ट सार्वजनिक होने वाला है, हमें सहयोग करने के लिए कुछ परिवारों को खोजने की जरूरत है। लववुड्स हमारे पहले पार्टनर होंगे। हमारा सेक्ट सभी हिडन सेक्ट्स में भी सबसे अच्छा है। गुडिंग फैमिली चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, हमसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगी, लरेन ने आत्मविश्वास से कहा। सच में? एलियट ने उत्साह से पूछा। बेशक डैड, चिंता मत कीजिए, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि लववुड्स शीर्ष पर रहें, लरेन ने कठोरता से कहा। लोरी, तुम्हारे सेक्ट का नाम क्या है? ग्रांट, फ्रेड और तुम्हारे 2 बुजुर्ग कितने शक्तिशाली हैं? एलियट ने पूछा। डैड, मेरे सेक्ट का नाम द क्रम्स है। द क्रम्स में एल्डर के रूप में सेवा करने के लिए आपको कम से कम एक पीक ड्रैगन रैंक का होना चाहिए। ग्रांट और फ्रेड शायद बुजुर्गों जितने शक्तिशाली न हो, लेकिन सेक्ट के सदस्यों के बीच उनका स्टेटस सबसे ऊंचा है। ग्रांट क्रम्स के हेड का डिसाइपल है, जबकि फ्रेडी सीनियर एल्डर का ग्रैंडसन है। ये दोनों हमारे सेक्ट के इकलौते गॉड रैंक गार्डियंस हैं। गॉड रैंक गार्डियन। एलियट को लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है। उन्होंने उन 2 सभ्य युवाओं के इतने शक्तिशाली बैकग्राउंड होने की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार सोमरलैंड में केवल 3 गॉड रैंक गार्डियंस थे। बेशक सोमरलैंड आज जहां है वहां केवल मेसन की वजह से पहुंचा है। तकनीकी रूप से कहें तो मेसन अकेला 10 से ज्यादा लोगों से लड़ सकता था। हालांकि खबर थी कि मेसन मर रहा है। सोमरलैंड भी पिछले कुछ समय से बहुत शांत नहीं रहा है। यदि किसी फोर्स के पास 2 गॉड रैंक गार्डियंस हों तो वह शांति बनाए रख सकती है और दूसरों को डरा सकती है। यदि लववुड्स क्रम्स के साथ जुड़ सके तो वे अपने करियर में तेजी से प्रगति कर सकते हैं। गुडिंग फैमिली अपनी शक्तियों के शिखर पर थी क्योंकि उनका एक परिवार का सदस्य सोमरलैंड पार्लियामेंट का सदस्य था। फ्रैंक गुडिंग, जो तान्या और जेनसन गुडिंग के दादाजी भी थे, 10 साल से अधिक समय पहले संगठन में शामिल हुए थे। इससे हाल के वर्षों में गुडिंग फैमिली का तेजी से विकास हुआ। यदि लववुड्स क्रम्स के साथ जुड़ जाते हैं तो गुडिंग फैमिली उनसे उलझने से डरेगी और जेरेमी को खुद वापस करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आपके पास चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्रम्स शक्तिशाली हैं, गुडिंग फैमिली अतुलनीय है। कल मैं ग्रांट, फ्रेड और 2 बुजुर्गों को गुडिंग फैमिली से मिलने ले जाऊंगी ताकि देख सकूं कि क्या वे खुद को और क्रम्स को बर्खास्त करना चुन सकते हैं। लरेन की कैपिटल सिटी वापसी की खबर तेजी से फैली। कैपिटल सिटी के उच्च समाज में हर कोई इसके बारे में जानता था। वे स्टैन और क्लिंटन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। अनगिनत लोग ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि ये दोनों किस तरह के कदम उठाएंगे। अध्याय 511। 4 शीर्ष प्रमुख परिवारों में से एक। स्वाभाविक रूप से स्टैन को लरेन के वापस आने की खबर मिल गई। उस महिला को देखे 10 साल बीत चुके थे जिसने पहली नज़र में ही उसे अपना दीवाना बना दिया था। वह सोच रहा था कि क्या उसमें कोई बदलाव आया है। उसे अभी भी याद था जब उसने 10 साल पहले पहली बार लरेन को देखा था। उस समय उसकी उपस्थिति ने उसे चकित कर दिया था। वह 20 साल की थी और वह एक परी की तरह थी जो आम जनता से ऊपर थी। वह अपने आसपास के कुलीन परिवार की महिलाओं के बिल्कुल विपरीत थी। तुरंत वह चाहता था कि यह महिला उसकी हो जाए। इसके अलावा लववुड्स की हिम्मत स्टैन के अनुरोध को ठुकराने की नहीं थी, लेकिन क्लिंटन ने अप्रत्याशित रूप से बीच में हस्तक्षेप किया। इसलिए उन्होंने इस 10 साल के समझौते का फैसला किया। ये कहना बेहतर होगा कि लरेन एक बहाना थी। वह प्रत्यक्ष कारण नहीं थी कि स्टैन और क्लिंटन एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो गए। केवल एक पुरुष ही एक युग के शीर्ष पर रहने के लिए नियत था। वह और क्लिंटन दोनों इस पद के लिए लड़ना चाहते थे और उन दोनों को पहली नज़र में लरेन से प्यार हो गया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से स्थिति आज के रूप में विकसित हो गई। लरेन के बिना भी वह और क्लिंटन लड़ने के लिए नियत थे। अब जब लरेन वापस आ गई थी, वह तैयारी शुरू करने जा रहा था। स्टैन उस महिला से मिलने के लिए कुछ समय निकालेगा जो आम जनता से ऊपर थी। वह सोच रहा था कि क्या वह अभी भी 10 साल पहले की तरह ही हलचल महसूस कर सकता है। क्लिंटन, जो दूर स्प्रिंगफील्ड में था, उसे भी खबर मिली कि लरेन कैपिटल सिटी लौट रही है। जिमरमैन फैमिली कभी कैपिटल सिटी का शीर्ष कुलीन परिवार था। हालांकि फैमिली बाद में स्प्रिंगफील्ड चली गई, लेकिन कैपिटल सिटी में उनका प्रभाव अभी भी मजबूत था।
उसके कैपिटल सिटी में मुखबिर भी थे। चूंकि 10 साल की नियुक्ति करीब आ रही थी, वह कैपिटल सिटी पर भी नजर रख रहा था। अब जब लॉरेन वापस आ गई थी तो 10 साल की नियुक्ति को आगे बढ़ाया जा सकता था। एक बार जब वह 10 साल की नियुक्ति जीत जाता तो क्लिंटन सोमरलैंड में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 व्यक्ति बन जाता। अब जब अराजकता करीब आ रही थी, सोमरलैंड में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 के रूप में प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे वह अपनी सेवा के लिए और अधिक प्रतिभाओं की भर्ती कर सकता था। इसके अलावा वह बेमिसाल महिला लॉरेन को भी पा सकता था। प्रसिद्धि और भाग्य प्राप्त करने का यह एक शानदार अवसर था। उसे स्टैन को हराना था और सोमरलैंड में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 का खिताब जीतने के साथ साथ लॉरेन को भी जीतना था। साथ ही पूरे सोमरलैंड के प्रभावशाली परिवारों को भी खबर मिल गई। लॉरेन 10 साल पहले एक अज्ञात अस्तित्व थी। हालांकि 10 साल तेजी से बीत गए और उसका नाम सोमरलैंड के उच्च वर्ग के हलकों में गूंज उठा। एक साधारण महिला स्टैन जो वॉर्नर फैमिली से था और क्लिंटन जो जिमरमैन फैमिली से था, जैसे दो पूर्व अच्छे दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर सकती थी। वे सोमरलैंड द्वारा युवा पीढ़ी के बीच 2 शीर्ष युवा प्रतिभाओं के रूप में पहचाने जाते थे। इसके अलावा उन्हें वॉर्नर फैमिली और जिमरमैन फैमिली का समर्थन प्राप्त था, जो सोमरलैंड के 2 विशिष्ट कुलीन परिवार थे। हर कोई जो लॉरेन से मिला था वह उसका वर्णन 2 शब्दों में करेगा, बिल्कुल बेमिसाल। यहाँ तक कि कैपिटल सिटी के एक बड़े रसूखदार व्यक्ति ने भी ऐसा ही कहा था। इसने कई लोगों को उत्सुक कर दिया जिन्होंने लॉरेन को पहले कभी नहीं देखा था। इस बार 10 साल की नियुक्ति ने सोमरलैंड उच्च वर्ग में हलचल मचा दी। लगभग सभी निगाहें इस पर टिकी थीं, क्योंकि यह मामला केवल 2 युवाओं की जीत की होड़ का नहीं था। वे सोमरलैंड के 2 विशिष्ट कुलीन परिवारों के बीच टकराव का प्रतिनिधित्व करते थे। विजेता को निश्चित रूप से तालियां, फूल और महिलाएं मिलेंगी। इस बीच हारने वाला केवल दूसरों के लिए एक पायदान बनकर रह जाएगा। जैसे ही लॉरेन कैपिटल सिटी लौटी, पूरा सोमरलैंड उथल पुथल में था। इस बीच साहिल हमेशा की तरह चैन की नींद सोया। इन चीजों का उससे कोई लेना देना नहीं था। हर किसी का स्तर अलग होता है। साहिल को ऐसा महसूस होगा जैसे वह उन्हें डरा धमका रहा है, भले ही वे अपने माता पिता या दादा दादी को भी उसका सामना करने के लिए कहें। यदि वे इस बात पर अड़ जाते कि साहिल इसमें शामिल है, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसने क्लिंटन से 10 साल की नियुक्ति के दौरान उसकी मदद करने का वादा किया था और कुछ नहीं। यह उसके लिए एक मामूली बात थी और वैसे भी उसकी टी फैक्शन के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। वह पहले ही टी फैक्शन के 2 महान योद्धाओं को मार चुका था। चूंकि स्टैन भी उन लोगों में से एक था, इसलिए साहिल जरूरत पड़ने पर उसे भी मार देगा। उसका ध्यान अब मेसन को ठीक करने और लड़खड़ाते सोमरलैंड को पहले स्थिर करने पर था। अध्याय 512। उसके बाद वह सुरक्षित रूप से अपनी ताकत बढ़ा सकता था। अगले दिन साहिल सुबह सवेरे मेसन के निवास पर पहुंचा और जड़ी बूटियां उबालने लगा। कल की सफलता के बाद वह आज अधिक कुशल था। 1 घंटे से भी अधिक समय के बाद आधा कटोरा गाढ़ा औषधीय काढ़ा तैयार हो गया। जूलिया द्वारा मेसन को दवा पिलाने के बाद साहिल ने मेसन के परिवर्तनों को ध्यान से देखा। दवा लेने के बाद हर दिन मेसन के शरीर के भीतर संबंधित परिवर्तन होंगे। ये लगातार 7 दिनों तक 7 बार होगा। एक बार जब उसने पहचान लिया कि कौन सा प्रभाव उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो उसे कारण का पता लगाना होगा, अन्यथा इतनी बार के बाद प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। वह अपनी प्रक्रिया में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकता था। मेसन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि अनगिनत कोशिकाएं उसके शरीर के विभिन्न अंगों को उत्तेजित होकर घुमा रही हैं। वह जानता था कि उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। 1 और घंटे के बाद मेसन ने अपनी आंखें खोलीं। ग्रेट ग्रैंपा, जूलिया ने पुकारा। मैं कल से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं, मेसन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। यह अद्भुत है। 5 दिनों में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, जूलिया ने खुशी खुशी कहा। ये सब साहिल की बदौलत है, उसके बिना मेरी पुरानी हड्डियां अब तक जमीन में दफन हो गई होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहिल, जूलिया ने साहिल की ओर मुड़कर कहा। ईमानदारी के अलावा उसकी बड़ी आंखों में एक अकथनीय भाव भी था। आपका स्वागत है। ओल्ड मास्टर स्टेफानी को आज इधर उधर हिलने डुलने में सक्षम होना चाहिए और 5 और उपचारों के बाद वह मूल रूप से ठीक हो जाएंगे, साहिल ने कहा। मेसन बिस्तर से उठा और इधर उधर चलने लगा। कल की तुलना में बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। इसके अलावा उसका शरीर भी बहुत हल्का महसूस हो रहा था। 1 दिन पहले वह केवल बिस्तर पर ही लेटा रह सकता था, यहाँ तक कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। सोमरलैंड चिकित्सा क्षेत्र के प्रभावशाली लोग लाचार थे और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मेसन मरने वाला है। हालांकि वह अब आसानी से चल सकता था। साहिल की दवा सचमुच अद्भुत थी। साहिल, मैं अब और व्यक्त नहीं करूंगा कि मैं तुम्हारा कितना आभारी हूं। तुमने मेरी पुरानी जान बचाई है, इसलिए यदि तुम्हें भविष्य में किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े तो बस मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं दुनिया की हर चीज़ में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन सोमरलैंड में मेरी बात अंतिम होती है।
मैं यही बात कहने की हिम्मत करता हूं, भले ही वे तथाकथित छिपे हुए संप्रदाय और परिवार फिर से सामने आ जाएं। जब मेसन ने यह कहा तो वह दुनिया के शीर्ष पर खड़े एक दबंग राजा की तरह था। साहिल, जो बगल में खड़ा था, आह भरे बिना नहीं रह सका। मेसन वास्तव में वही शख्सियत था जिसने अकेले 9 गॉड रैंक गार्डियंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जब वह बोलता था तो वह बहुत दबंग होता था। साहिल भी भविष्य में अर्थ पर मेरी बात अंतिम होती है कहना चाहता था। ये निश्चित रूप से मेसन द्वारा अभी कही गई बात से अधिक दबंग होगा। धन्यवाद ओल्ड मास्टर स्टेफानी, मुझे अभी कुछ काम निपटाना है, इसलिए मैं पहले जाता हूँ। आप अच्छी तरह आराम करें, मैं कल वापस आऊँगा। जूलिया के साथ साहिल निवास से बाहर चला गया। कार में बैठने के बाद स्टार्ट करने से पहले ही उसकी जेब में फ़ोन बजा। साहिल ने फ़ोन उठाया, एक अपरिचित नंबर देखा और उत्तर देने वाला बटन दबाया। हेलो, क्या तुम साहिल खुराना हो? फ़ोन पर एक दमदार आवाज़ ने पूछा। हाँ, साहिल ने उत्तर दिया। तुम ईस्ट लीग कैपिटल्स के संस्थापक हो? हाँ, मैं जेनसन गुडिंग हूँ। ह्यूगो अभी मेरे पास है और यदि तुम उसे बचाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम कुछ मामलों को स्पष्ट करने के लिए मेरे घर आओ। यदि नहीं तो मुझे समझहीन होने के लिए दोष मत देना। इससे पहले कि साहिल जवाब दे पाता, सामने वाले ने फ़ोन काट दिया। साहिल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं क्योंकि उसके शरीर से एक जानलेवा आभा निकलने लगी थी। ये कैपिटल सिटी का वही प्रभावशाली परिवार होना चाहिए जिसके बारे में ह्यूगो ने पिछली रात कहा था कि उसने उन्हें नाराज कर दिया है। चूंकि ह्यूगो ने कहा था कि ईस्ट लीग कैपिटल सामान्य रूप से उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, साहिल ने फिर भी उस पर विश्वास करने का फैसला किया। धिक्कार है तुम पर, गुडिंग फैमिली। तुम्हारी मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? यदि उन्होंने ईस्ट लीग कैपिटल्स के विकास में बाधा डाली तो इसका मतलब होगा कि वे उसे और अधिक लैविश पॉइंट्स बनाने से रोक रहे थे। यदि उन्होंने उसे और अधिक लैविश पॉइंट्स बनाने से रोका तो इसका मतलब होगा कि वे उसे अपनी ताकत बढ़ाने से रोक रहे थे। साहिल के लिए, जो अभी भी सफल होने के पड़ाव पर अटका हुआ था, ये बिल्कुल अटूट शत्रुता थी। इस प्रकार साहिल गुडिंग निवास की ओर जाने के लिए कार स्टार्ट की। उसी समय लरेन भी अपने वरिष्ठों ग्रांट और फ्रेड और क्रम्स के 2 बुजुर्गों को अपने दादा और भाई का बदला लेने के लिए गुडिंग निवास ले आए। अध्याय 513। गुडिंग फैमिली भी कैपिटल सिटी के शीर्ष 4 प्रमुख परिवारों में से एक था। वे सोमरलैंड के पूरे राष्ट्र में भी सबसे विशिष्ट परिवार में से एक थे। बेशक इसमें वे छिपे हुए परिवार शामिल नहीं थे। वे छिपे हुए परिवार 100 साल पहले आपदा से बचने के लिए दुनिया से छिप गए थे, इसलिए कोई नहीं जानता था कि बाहर आने से पहले उनके पास किस तरह की ताकत थी। गुडिंग फैमिली के मुखिया बेन गुडिंग एक शीर्ष ड्रैगन रैंकर थे। गुडिंग फैमिली के पहले उत्तराधिकारी जेनसन भी युवा पीढ़ी के बीच एक असाधारण व्यक्ति थे। वह स्टैन और क्लिंटन जैसे लोगों के बराबर था। स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट कुलीन परिवार का पहला उत्तराधिकारी काफ़ी अच्छा होगा। बस बात यह थी कि स्टैन और क्लिंटन 10 साल की नियुक्ति के कारण इतने व्यापक रूप से जाने जाते थे और प्रसिद्ध थे कि उन्हें स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी के बीच सबसे शक्तिशाली जोड़ी माना जाता था। पुरुष हमेशा क्षेत्र के लिए या महिलाओं के लिए काम करेंगे। लरेन, स्टैन और क्लिंटन के बीच 10 साल की नियुक्ति भी एक ऐसी कहानी थी जिसने कल्पनाओं को जकड़ लिया था और दूर दूर तक फैली हुई थी। हालांकि इसने कई लोगों को असंतुष्ट भी किया, जिनमें जेनसन भी एक था। उसने एक से अधिक बार कहा था कि उसे लरेन के लिए स्टैन और क्लिंटन की लड़ाई का हिस्सा न होने का पछतावा है। यदि वह होता तो वह भी प्रसिद्ध होता और हर कोई उसे स्टैन और क्लिंटन के साथ रैंक करता, न कि उनके पीछे देखा जाता जैसा कि उसे अब देखा जा रहा था। ये देखा जा सकता था कि वह व्यक्तिगत रूप से सोचता था कि वह स्टैन और क्लिंटन से कमतर नहीं है। हालांकि समाज ऐसा ही था। यदि आप शक्तिशाली थे तो यह एक बात थी, लेकिन यदि आप प्रसिद्ध नहीं थे तो आपका नाम कौन जानेगा। जब तक आप सभी को अपने बारे में जागरूक करने के लिए कुछ चौंकाने वाला नहीं करते, भले ही आप मजबूत हों, लोगों द्वारा आपको स्वीकार किया जाना मुश्किल होगा। जब भी कोई सोमरलैंड में युवा पीढ़ी के बारे में बात करता था तो जनता तुरंत सोचती थी कि स्टैन और क्लिंटन युवा पीढ़ी के मानदंड थे। ये सेलिब्रिटी प्रभाव था। जेनसन इस ढांचे को तोड़ना चाहता था, यही वजह थी कि उसने 10 साल के समझौते पर निशाना साधा। सिर्फ वही नहीं, सोमरलैंड की वे सभी युवा प्रतिभाएं जिन्हें लगता था कि वे स्टैन और क्लिंटन से कम नहीं हैं, वे भी इस नियुक्ति को निशाना बना रहे थे। वे इस आयोजन के दौरान सभी को चौंकाने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए ये 10 साल की नियुक्ति अब लरेन, स्टैन और क्लिंटन के बीच का मामला नहीं रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह सोमरलैंड में युवा पीढ़ी की सभी प्रतिभाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने का एक मंच बन गया है। सोमरलैंड में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 होने का आकर्षण छोटा नहीं था। एक बार जब उनके पास यह खिताब होता तो न केवल कई लोग उनके सामने झुकते, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति भी बदल जाती, जिसका उनके भविष्य की सफलता की खोज में अमूल्य लाभ होता। गुडिंग फैमिली बड़ा था।
पिता और पुत्र की जोड़ी, बेन परिवार के मुखिया और जेनसन पहले उत्तराधिकारी के अलावा परिवार के दूसरे प्रभारी रे गुडिंग और दूसरे उत्तराधिकारी जेसन गुडिंग भी कैपिटल सिटी में प्रसिद्ध थे। रे वह व्यक्ति था जो उस समय परिवार के मुखिया के पद के लिए बेन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। हालांकि वह अंततः विफल रहा, लेकिन इसने अप्रत्यक्ष रूप से दिखाया कि वह कितना शक्तिशाली था। हालांकि गुडिंग फैमिली के कैपिटल सिटी के शीर्ष 4 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में सिंहासन पर मजबूती से बैठने का मुख्य कारण गुडिंग फैमिली के पुराने मास्टर फ्रैंक गुडिंग थे। अध्याय 514। अब वह सोमरलैंड पार्लियामेंट के 11 सदस्यों में से एक थे। जब तक वह नहीं गिरते, गुडिंग फैमिली का सोमरलैंड समाज के शिखर पर हमेशा एक स्थिर आधार रहेगा। इसके अलावा यदि फ्रैंक ने गॉड रैंक हासिल कर लिया और एक गार्डियन बन गए, तो गुडिंग फैमिली एक अलग ही स्तर पर अपग्रेड हो जाएगा। इस समय गुडिंग फैमिली के सभी मुख्य सदस्य मुख्य घर में थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि लववुड से लरेन आ जाने वाली है। वे इसे एक दौरा कह रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि लववुड स्पष्टीकरण मांगने आ रहे थे। वे लववुड्स को नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन उन्हें लरेन पर ध्यान देना था। उसे बचपन से ही एक छिपे हुए संप्रदाय द्वारा ले जाया गया और प्रशिक्षित किया गया था, और अब उसे उसके संप्रदाय के सदस्यों द्वारा वापस लाया गया था। इसलिए उन्हें उसे विशेष महत्व देना पड़ा। इससे भी बुरा यह था कि अब तक कोई नहीं जानता था कि लरेन किस संप्रदाय में थी। दुर्भाग्य से अज्ञात अक्सर सबसे भयावह होता है। इस बार लरेन अपने संप्रदाय के लोगों को भी साथ ला रही थी, इसलिए वे निश्चित रूप से लववुड्स के लिए स्पष्टीकरण मांगने आए होंगे। आखिरकार गुडिंग फैमिली पिछले 2 वर्षों से लववुड्स को बहुत कठोरता से दबा रहा था। न केवल लरेन के दादा गंभीर रूप से घायल हुए थे, बल्कि उसके छोटे भाई को भी आज तक कैद करके रखा गया था। क्या आप में से कोई जानता है कि लरेन किस तरह के संप्रदाय में है? बेन ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, जो परिवार की मुख्य सीट पर बैठे थे। उनके नीचे गुडिंग फैमिली की मुख्य हस्तियां बैठी थीं। डैड, इसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है। लरेन एक बार 10 साल पहले अकेले आई थी। उसने तब अपने संप्रदाय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इस बार वह अपने संप्रदाय के लोगों के साथ वापस आई है। मुझे संदेह है कि यह संप्रदाय के छिपने से बाहर आने की तैयारी करने के लिए है, जेनसन ने विश्लेषण किया। बुरा नहीं है। लववुड्स की वह लड़की निश्चित रूप से अपने संप्रदाय के लोगों को साथ लाकर उनके बाहर आने की तैयारी कर रही है। अब अधिकांश छिपे हुए संप्रदाय और परिवार सुरक्षित रूप से फिर से सामने आने में मदद करने के लिए साझेदारों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि चूंकि वह अपने संप्रदाय के लोगों को यहां लाने की हिम्मत करती है, इसलिए हम निश्चित हो सकते हैं कि वह हमारी निंदा करने का इरादा रखती है। जेनसन, तुम और तान्या पूरे समय लववुड्स के मामले को संभाल रहे हो। जब वह लववुड लड़की आएगी तो उससे पूछना कि वह क्या चाहती है। सबसे अच्छा होगा यदि तुम इसे शांति से निपटा सको, बेन ने कहा। मैं समझ गया, डैड, जेनसन ने उत्तर दिया। हालांकि तान्या, जो एक तरफ थी, कि इस बारे में कुछ राय थी। डैड, लववुड्स बस एक छोटा परिवार है। जिस संप्रदाय के साथ वे सहयोग करते हैं वह कितना शक्तिशाली होगा। हम उससे इतने डरे हुए क्यों हैं? मैं शांतिपूर्ण समझौते से सहमत नहीं हूँ। उस कुतिया लरेन को बंद कर देना बेहतर है ताकि वह अपने छोटे भाई के साथ रह सके, तान्या ने कठोरता से कहा। वह लरेन से ईर्ष्या करती थी, उससे घृणा करती थी और उससे जलती थी। लरेन के पास स्टैन और क्लिंटन को अपने लिए प्रतिस्पर्धा कराने की क्या योग्यता थी, जिससे तान्या को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। अब सोमरलैंड का पूरा उच्च वर्ग जानता था कि लरेन कौन थी, लेकिन उनमें से कितने जानते थे कि तान्या कौन थी? उसने नहीं सोचा था कि वह लरेन से किसी भी तरह कमतर है। वैसे भी उसके इतना सुंदर होने का क्या फायदा था? लरेन एक सजावट से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस बार लरेन बिल्कुल सही समय पर वापस आई थी। तान्या उसे कुरूप बनाने का मौका ढूंढेगी। तब तक वह देखना चाहती थी कि भविष्य में उसे अभी भी कौन पसंद करेगा। एक ईर्ष्यालु महिला वास्तव में एक भयानक चीज थी। क्या बकवास है। तुम्हें कैसे पता कि लरेन का संप्रदाय अच्छा नहीं है? क्या तुम उन्हें समझती हो? जैसा कि कहा जाता है, आप खुद को और अपने दुश्मन को जानकर ही सभी लड़ाइयां जीत सकते हैं। तुम कुछ भी नहीं जानती हो, तो तुम कैसे दावा कर सकती हो कि उसका संप्रदाय अच्छा नहीं है? यदि यह ऐसा संप्रदाय है जिसे हमारा परिवार नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम उस स्थिति से कैसे बाहर निकलोगी? तुम्हारी ईर्ष्या ही वह चीज है जिसके कारण लववुड्स का ये पूरा मामला इतना बढ़ गया। जब समय आएगा और हमें माफी मांगनी होगी, तो तुम्हें ही मांगनी होगी। नहीं, मैं उस कुतिया लरेन से माफी मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगी, तान्या ने जिद से कहा। तुम, बेन, तान्या को मजबूर करना बंद करो। जब लरेन यहाँ आएगी तब हम फैसला करेंगे। हम बस स्थिति के अनुसार कार्य करेंगे। देखते हैं कि वह यहाँ आकर स्पष्टीकरण मांगने के लिए इतनी आश्वस्त कैसे हो सकती है। यदि इसे पूरी तरह से नहीं संभाला गया तो ये हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। जैसा कि तुम जानते हो, हम किसी को भी गुडिंग फैमिली के सम्मान को रौंदने की अनुमति नहीं दे सकते, गुडिंग फैमिली के दूसरे प्रभारी रे ने कहा।
एम्फ। एक खर्राटे के बाद जेनसन ने बोलना बंद कर दिया। धन्यवाद अंकल रे, तान्या ने खुशी खुशी कहा। अध्याय 515। जब गुडिंग फैमिली लरेन के आगमन पर चर्चा करने में व्यस्त था, एक नौकर लिविंग रूम में आया। मिस्टर बेन, मिस्टर रे, लववुड्स यहाँ हैं, उन्हें यहाँ लाओ, जेनसन ने कहा। जी सर। कुछ देर बाद लरेन और टोली गुडिंग फैमिली के लिविंग रूम में दाखिल हुए। जैसे ही लरेन ने प्रवेश किया, कमरे में मौजूद हर आदमी की आंखें चमक उठीं। यह उस महिला से अपेक्षित था जो 10 साल पहले कैपिटल सिटी में हलचल मचाने में सक्षम थी। अपनी उपस्थिति के अलावा उसके इस दुनिया से अलग और अलौकिक स्वभाव ने अनगिनत महिलाओं को हरा दिया था। यह उसकी अत्यंत भव्य उपस्थिति के अतिरिक्त था। निश्चित रूप से वह अपनी प्रतिष्ठा की पूरी तरह पात्र थी। वह बिल्कुल बेमिसाल के रूप में वर्णित होने के योग्य थी। लरेन को पहली बार देखकर जेनसन और जेसन तुरंत मोहित हो गए। वे 10 साल पहले लरेन से मिले थे, लेकिन 10 साल पहले की तुलना में लरेन अब निश्चित रूप से अधिक आकर्षक थी। उस समय लरेन भी अलौकिक दिखती थी, लेकिन वह अब की तुलना में अधिक युवा दिखती थी। लरेन अब सभी पहलुओं में पूर्ण और त्रुटिहीन थी। तान्या कमरे में इकलौती व्यक्ति थी जो ईर्ष्या से जलती हुई आंखों से लरेन को देख रही थी। लरेन को देखकर सभी महिलाएं शर्मिंदगी महसूस करेंगी। तान्या लरेन के आश्चर्यजनक चेहरे को नष्ट करने के लिए दौड़ने का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने शुरू में जेरेमी को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वह लरेन से ईर्ष्या करती थी। लरेन के अंदर आने के बाद उसके पीछे क्रम्स के 2 बुजुर्ग, ग्रांट और फ्रेड, और साथ ही एलियट भी थे। जब बेन और रे ने लरेन के पीछे के लोगों को देखा तो उनकी आंखें ठंडी हो गई। वे बिल्कुल भी साधारण लोग नहीं हैं। उन दोनों ने शुरू में यही महसूस किया। वे दोनों ड्रैगन रैंक के महारथी थे। हालांकि वे दोनों बुजुर्गों द्वारा तुरंत खतरे में महसूस करने लगे। केवल वे ही उन्हें धमका सकते थे जो शीर्ष ड्रैगन रैंकर्स थे। इस बीच ये 2 बुजुर्ग केवल लरेन और उसके पीछे के 2 युवकों के पीछे ही चल सकते थे। बेन और रे के लिए इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन था। उन्हें छिपे हुए संप्रदायों के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन वे कुछ सबसे बुनियादी नियमों को जानते थे। वर्तमान समाज की तरह ही ऊंचे पदों वाले लोग पीछे नहीं चलते थे। ये देखते हुए कि कैसे 2 शीर्ष ड्रैगन रैंकर्स केवल 3 युवाओं के पीछे चल सकते थे, वे ये निष्कर्ष निकाल सकते थे कि लरेन का संप्रदाय निश्चित रूप से साधारण नहीं था। बेन और रे ने एक दूसरे की ओर देखा और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में सदमा देख सकते थे। आज का यह मामला थोड़ा परेशानी भरा लग रहा था। लरेन, तुम्हारा यहाँ आना गुडिंग फैमिली के लिए सम्मान की बात है। कृपया हमें दरवाजे पर तुम्हारा स्वागत न करने के लिए दोष मत देना, बेन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। बेन, तुम्हें विनम्र होने का ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ, लरेन ने अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के कहा। लरेन, तुम कुतिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पिता को उनके नाम से पुकार सकती हो? अभी घुटने टेको और माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तुम्हारे चेहरे से फाड़ दूंगी। तान्या खड़ी हो गई और अपनी उंगलियां उसके चेहरे की ओर करते हुए लरेन पर चिल्लाए। वह लंबे समय से लरेन से नाराज थी, इसलिए अब जब उसके सामने एक अवसर था तो उसने स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं दिया। लरेन ने कुछ नहीं कहा। हालांकि ग्रांट और फ्रेड ने कार्रवाई शुरू कर दी। उसकी लोरी का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? उसे थप्पड़ मारने की जरूरत है। वे दोनों लगभग एक ही समय में तान्या के सामने प्रकट हुए। ओह नहीं। अध्याय 516। बेन और रे ने भी महसूस किया कि कुछ गलत था। जैसे ही वे कोई कदम उठाना चाहते थे, उन्होंने महसूस किया कि आभा के 2 अलग अलग सेट उन पर दबाव डाल रहे थे और उन्हें उनके रास्ते में रोक रहे थे। यदि उन्होंने कार्रवाई की तो दूसरा पक्ष भी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। इस स्तर के महारथी से लड़ना कोई मजाक नहीं था। वे निश्चित रूप से पूरे गुडिंग फैमिली की संपत्ति को ध्वस्त कर देंगे। जेनसन तान्या के बगल में बैठा था और लरेन के पीछे के 2 लोगों की हरकतों को देखकर वह भी उन्हें रोकने के लिए जल्दी से उठ गया। ग्रांट उस महिला को सबक सिखाने ही वाला था जिसने उसके संप्रदाय का अपमान करने की हिम्मत की थी, लेकिन उसे जेनसन ने रोक दिया। धप, चटाक, आह! कमरे में लगातार 3 आवाजें सुनाई दीं। इस समय ग्रांट और फ्रेड लरेन के पास लौट आए थे। इस बीच गुडिंग भाई बहन जहां पहले थे वहां से कुछ मीटर दूर थे। ग्रांट द्वारा एक आकस्मिक थप्पड़ के साथ उसे कुछ मीटर पीछे धकेलने के बाद जेनसन सदमे में उसे घूरने लगा। इस बीच तान्या जमीन पर पड़ी थी। उसका आधा चेहरा सूज गया था और उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। साथ ही वह दर्द से कराह रही थी। आखिरकार उसने अपनी ईर्ष्या की कीमत चुकाई। जब ग्रांट जेनसन से टकराया तो फ्रेड ने एक ही थप्पड़ से तान्या को उड़ा दिया था। उसने उस थप्पड़ में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और तान्या के कम से कम आधे दांत टूट गए थे, जिससे उसे अब कुरूप माना जा सकता था। हालांकि केवल आधे दांतों को तोड़ना दया का कार्य माना गया। लरेन, इसका क्या मतलब है? भले ही मेरी बेटी की गलती हो, तुम्हें इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं थी, है ना? क्या तुम सच में गुडिंग फैमिली की दुश्मन बनना चाहती हो?
बेन ने गहरी आवाज में पूछा। बेन, हम तभी दुश्मन बन गए थे जब तुम्हारे परिवार ने मेरे दादा को बुरी तरह घायल कर दिया था और मेरे भाई को कैद कर लिया था। तुमने जो कहा वह सब बकवास था, लरेन ने उपहास के साथ कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकती हो? क्या तुमने अपने संप्रदाय के बुजुर्गों से पूछा कि क्या वे गुडिंग फैमिली से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत करते हैं? हमारे गुडिंग फैमिली के भीतर सोमोलैंड पार्लियामेंट का कोई सदस्य है। मेरे पिता सोमोलैंड पार्लियामेंट के 11 सांसदों में से एक हैं और वह एक ऐसे महारथी हैं जो गॉड रैंक के आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। यदि तुम्हारा छिपा हुआ संप्रदाय वास्तव में फिर से सामने आना चाहता है तो क्या तुम वास्तव में सोमोलैंड का दुश्मन बनने की हिम्मत करोगी? बेन ने पूछा। वह अब लरेन पर दबाव डालने के लिए सोमोलैंड का उल्लेख कर सकता था। उनकी वर्तमान ताकत को देखते हुए लरेन के पीछे का संप्रदाय निश्चित रूप से गुडिंग फैमिली से बदतर नहीं था, इसलिए वह केवल सोमोलैंड का उल्लेख करके ही उन्हें दबा सकता था। बेन, तुम्हें मुझे डराने के लिए सोमोलैंड का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। गुडिंग फैमिली है और तुम सोमोलैंड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अभी बता दूं कि हमें गुडिंग फैमिली की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके विपरीत मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या गुडिंग फैमिली क्रम्स की दुश्मन बनने की हिम्मत करती है? हमारे मुखिया मिस्टर स्टेफानी के पुराने परिचित हैं क्या? बेन और रे काम गए। क्रम्स लरेन के पीछे का संप्रदाय था। वह सोमोलैंड के सबसे प्राचीन संप्रदायों में से एक था, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि वे बहुत शक्तिशाली थे। इसके अलावा क्रम्स के मुखिया स्पष्ट रूप से ओल्ड मास्टर स्टेफानी को जानते थे। ये परेशानी भरा होता जा रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लववुड्स का क्रम्स जैसे प्राचीन छिपे हुए संप्रदाय से संबंध होगा। क्या तुम क्रम्स का प्रतिनिधित्व कर सकती हो? बेन ने फिर से पूछा। उसे विश्वास नहीं था कि लरेन जैसी महिला क्रम्स जैसे प्राचीन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इस समय ग्रांट ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं कर सकता हूं। फ्रेड ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं भी कर सकता हूं। तुम कौन हो? मैं लरेन का वरिष्ठ हूं। क्रम्स के मुखिया मेरे शिक्षक हैं, ग्रांट ने कहा। मैं भी लरेन का वरिष्ठ हूं। क्रम्स के वरिष्ठ बुजुर्ग मेरे दादाजी हैं, फ्रेड ने कहा। तो क्या हुआ? तुम सिर्फ युवा पीढ़ी हो। तुम अपने पीछे के संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, बेन ने कहा। तुम बेन हो, है ना? मेरे लिए गुडिंग फैमिली में केवल एक ही व्यक्ति है जो गॉड रैंक के आधे रास्ते तक पहुंचा है, इसलिए तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। तुम्हें बस वैसा ही करना चाहिए जैसा लोरी कहती है। यदि नहीं तो क्रम्स तुम्हारे परिवार को उसी क्षण नष्ट कर देंगे जब हम फिर से सामने आएंगे, फ्रेड ने गर्व से कहा। क्या मजाक है? गुडिंग फैमिली ने इतने सालों से सोमोलैंड में इतनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें सिर्फ इसलिए नीचे गिरा सकते हो क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो? साथ ही तुम दावा करते हो कि तुम सोमोलैंड में गुडिंग फैमिली को नष्ट करना चाहते हो। तुम जरूर सपना देख रहे हो। रे भी खुद को झिड़कने से नहीं रोक सका। अध्याय 517। जैसे ही ग्रांट और फ्रेड खंडन करना चाहते थे, उन्हें लरेन ने रोक दिया। वह अपने दादा और छोटे भाई के लिए गुडिंग फैमिली से न्याय मांगने आई थी। वे गुडिंग फैमिली को सिर्फ इसलिए नष्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वे ऐसा चाहते थे, क्योंकि बाद वाला सोमोलैंड पार्लियामेंट से संबंधित था, जो सर्वोच्च आधिकारिक संगठन था जो पूरे सोमोलैंड पर शासन करता था। यदि उन्हें सोमोलैंड के अधिकारियों द्वारा रोका गया तो क्रम्स के लिए फिर से सामने आना मुश्किल होगा। यह उसके संप्रदाय को फिर से उभरने में मदद करने के मिशन के खिलाफ भी जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो वह नहीं जानती कि वह अपने संप्रदाय को क्या स्पष्टीकरण देगी। इसलिए ये ठीक होगा यदि वह इसके पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढ सके। बेन, आज मेरे आने का उद्देश्य अपने दादा और छोटे भाई के लिए न्याय मांगना है। यदि गुडिंग फैमिली यही रवैया रखने वाली है तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं होगा। जब क्रम्स फिर से सामने आएंगे तो मुझे आशा है कि गुडिंग फैमिली को आज के अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। लरेन जाने के लिए मुड़ी, लेकिन बेन ने उसे तुरंत रोक दिया। रुको, तुम्हें और क्या कहना है, बेन? लरेन मुड़ी और पूछा। इस मामले को छोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बेन ने पूछा। जब उसने ये प्रश्न पूछा तो इसका मतलब था कि गुडिंग फैमिली ने हार स्वीकार कर ली थी। परिवार के मुखिया के रूप में बेन के पास इस समय कोई विकल्प नहीं था। यदि यह पूर्व का सोमोलैंड होता तो उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि आज सोमोलैंड की स्थिति को अनिश्चित बताया जा सकता था। उसके पिता फ्रैंक के अनुसार मेसन का समय समाप्त हो गया था। मेसन जैसी स्थिर करने वाली शक्ति के बिना सोमोलैंड संकट में घिर जाएगा। उस समय सोमोलैंड की निवारक शक्ति अब मौजूद नहीं होगी। इस बीच क्रम्स के पास 2 से अधिक महारथी थे जो गॉड रैंक के आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे, इसलिए उनके लिए गुडिंग फैमिली को नष्ट करना मुश्किल नहीं होगा। अभी उसे क्रम्स के इन लोगों को शांत करने की जरूरत थी। फिर वह उनके साथ सहयोग करने के लिए क्रम्स के बराबर ताकत वाले एक छिपे हुए संप्रदाय या परिवार को खोजने जाएगा ताकि संकट पूरी तरह से हल हो सके।
मेरी मांग बहुत सरल है, उस व्यक्ति को सौंप दो जिसने मेरे दादा को चोट पहुंचाई और तान्या से कहो कि मेरे भाई को सलाखों के पीछे से छुड़ाने से पहले वह उसके सामने घुटने टेककर माफी मांगे। लरेन ने कहा। बिल्कुल नहीं, हम इन दो अनुरोधों से सहमत नहीं होंगे। हम तुम्हारे भाई को जाने दे सकते हैं लेकिन बाकी सब असंभव हैं। बेन ने कहा। क्या मजाक है? जिस व्यक्ति ने जिम को घायल किया था वह जेनसन था, गुडिंग फैमिली का पहला उत्तराधिकारी जो बेन का बेटा भी था। बेन जेनसन को दूसरे पक्ष को कैसे सौंप सकता था? तान्या को घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए मजबूर करना और भी असंभव था। ऐसा करने के बाद गुडिंग फैमिली जनता में अपना चेहरा कैसे दिखाएगी? क्या ऐसा है, मिस्टर हेड ऑफ द गुडिंग फैमिली, आपको इसके बारे में काफी सोच समझ लेना चाहिए, लरेन ने उपहास के साथ कहा। कमरे में कुछ देर सन्नाटा छा गया। बेन धर्म संकट में था, वह अपने बेटे को नहीं सौंप सकता था। इसके अलावा लरेन चाहती थी कि उसकी बेटी घुटने टेक कर माफी मांगे। उनके ऐसा करने के बाद कैपिटल सिटी में गुडिंग फैमिली की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। हालांकि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे क्रम्स को नाराज कर देंगे। एक बार मेसन की मृत्यु हो गई और सोमरलैंड संकट में पड़ गया तो गुडिंग फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। हालांकि रे उस समय थोड़ा खुश था। उसने अपने बेटे की ओर देखा और उसकी ओर थोड़ा सिर हिलाया। जेसन ने शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन इस समय वह खड़ा हो गया और उसने कहा, जेनसन, तुम्हें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी। ओल्ड मास्टर लववुड पर तुम्हारे द्वारा हमला किया गया और उन्हें घायल किया गया। मुझे उम्मीद है कि तुम जिम्मेदारी ले सकते हो और पूरे परिवार को अपने कारण दोष नहीं दिलवाओगे। जैसे ही जेसन ने यह कहा, लरेन ने जेनसन को ठंडी निगाहों से देखा। इस बीच बेन ने जेसन को गहराई से देखा। तुम? जेनसन ने जेसन की ओर इशारा किया और एक शब्द बोलने के बाद उसने बोलना बंद कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जेसन उसे इस तरह दरकिनार कर देगा। जैसे ही लरेन जबरदस्ती जेनसन को नीचे गिराने वाली थी, कोई प्रवेश द्वार से लिविंग रूम में दाखिल हुआ। जब साहिल लिविंग रूम में चल रहा था, उसने महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। इतने सारे लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या वे मुझे ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जब उसने अपनी दिमागी शक्ति से कमरे को स्कैन किया, धिक्कार है, गुडिंग फैमिली बहुत उदार है। कमरे में 4 शीर्ष ड्रैगन रैंकर्स हैं, लेकिन क्या उन्हें लगता है कि वे मुझे इससे डरा देंगे? वे मुझे कम आंक रहे हैं। मैं गॉड रैंक के आधे रास्ते पर हूँ। यदि कुछ गलत नहीं हुआ तो मैं 2 या 3 दिनों में गॉड रैंक में प्रवेश कर पाऊंगा और एक गार्डियन बन जाऊंगा। तो मैं कुछ शीर्ष ड्रैगन रैंकर्स से क्यों डरूं? भले ही यहाँ 10 होते, 4 तो छोड़ ही दो, ये बेकार होता। हालांकि चारों ओर देखने के बाद साहिल ने महसूस किया कि कुछ गलत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक महिला को जमीन पर पड़े देखा जो धीरे से कराह रही थी। वह गंभीर रूप से घायल लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह दर्द से बेहोश होने वाली है। जब साहिल कुछ कहने वाला था, उसने देखा कि कुछ जोड़ी आंखें उसे देख रही हैं। क्या वह एक परी है? जब साहिल ने लरेन को देखा तो उसके दिमाग में एक विशेषण आया। जब भी कोई पहली बार लरेन को देखता था तो वे चकित रह जाते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे एक महिला थे या पुरुष। हालांकि साहिल जल्दी ही अपने होश में आ गया। जब उसने पहली बार उसे देखा तो वह चकित रह गया और कुछ बार उसे देखने के बाद भी उसे वैसा ही महसूस हुआ। फिर भी वह सिर्फ एक महिला थी। चाहे वह कितनी भी सुंदर, उत्कृष्ट या अलौकिक क्यों न हो, अंततः वह पुरुषों द्वारा ही शासित होगी। वह बस सोच रहा था कि कौन सा आदमी इतना भाग्यशाली होगा जो ऐसा करेगा। तुम में से जेनसन गुडिंग कौन है? होश में आने के बाद साहिल ने पूछा। किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। हर कोई इस युवक को देख रहा था जो बेवजह प्रकट हो गया था। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, तुम में से जेनसन गुडिंग कौन है? साहिल ने अधीर होकर फिर से पूछा। इतने सारे लोग घूरे तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ हो? बेन ने पूछा। क्या ये गुडिंग निवास नहीं है? क्या मैं गलत जगह पर हूँ? साहिल ने उत्सुकता से पूछा। यदि तुम जानते हो कि तुम गुडिंग निवास में हो तो तुम्हारी यहाँ अत्याचार करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम किस परिवार से हो? अपने माता पिता के नाम बताओ। मैं बाद में तुम्हारे माता पिता को उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाऊंगा। ये किस तरह की शिक्षा है? तुम इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? क्या तुम पागल हो? तुमने मुझे यहाँ बुलाया और अब जब मैं यहाँ हूँ तो तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा स्वभाव शांत है? साहिल ने तुरंत उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वह पहले से ही पागल था। मैं सफल होने वाला हूँ और तुमने मेरे आदमी को किडनैप कर लिया। क्या तुम जानबूझकर मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हो? अब जब तुमने मेरे लिए चीजें मुश्किल बना दी हैं तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का आनंद कैसे लेने दे सकता हूँ? चूंकि कोई नहीं बोल रहा था, उसने सीधे कार्रवाई की। ये सिर्फ कुछ शीर्ष ड्रैगन रैंकर्स थे, इसलिए उन सभी को हराना उसके लिए आसान होगा। अध्याय 518। जैसे ही साहिल ने उन्हें फटकारना बंद किया, हॉल में मौजूद हर कोई लरेन और उसकी टोली सहित उसे सदमे में देखने लगा।
आखिरकार गुडिंग फैमिली कैपिटल सिटी के शीर्ष 4 प्रमुख परिवारों में से एक था और सोमरलैंड के अधिकारियों के साथ उनके कुछ अटूट संबंध थे। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो गुडिंग निवास में आने और उनकी नाक की ओर इशारा करते हुए उन्हें डांटने की हिम्मत करते हों। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यदि तुम सच नहीं बताते तो मैं तुम्हारे माता पिता की ओर से तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि जब वे कहते हैं कि ढीली जुबान बहुत परेशानी का कारण बन सकती है तो इसका क्या मतलब होता है। तुम बस वह नहीं कह सकते जो तुम चाहते हो। बेन ने साहिल की ओर देखा और अपनी आवाज में कड़वाहट के साथ कहा। साहिल की अभी की बातों ने उन्हें क्रोधित कर दिया। गुडिंग फैमिली की गरिमा ऐसी नहीं थी जिसे कोई भी रौंद सके। जब क्रम्स के लोग उसे अपने बच्चों को सौंपने के लिए मजबूर करने आए तो इससे उसे पहले ही काफी बुरा महसूस हुआ था, लेकिन अब एक और व्यक्ति उसके दरवाजे पर आया था और उस पर चिल्लाया था। बस कोई भी अप्रासंगिक व्यक्ति अब उनके निवास पर आने और उन पर कीचड़ उछालने की हिम्मत कर रहा था। यदि उस पर ध्यान केंद्रित करने वाले 2 शीर्ष ड्रैगन रैंकर्स की उपस्थिति नहीं होती तो उसने साहिल को पहले ही पंगु बना दिया होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन था। वह उन लोगों को पंगु बना देता जो गुडिंग फैमिली की ओर इशारा करने और इस तरह कोसने की हिम्मत करते थे। फिर वह उनके माता पिता को खोजने के लिए उनके घर जाता। स्वयं साहिल को छोड़कर दृश्य में मौजूद सभी को लगा कि साहिल का काम तमाम हो गया, क्योंकि उसने एक शीर्ष ड्रैगन रैंकर को क्रोधित कर दिया था। साथ ही वे साहिल से कोई ताकत महसूस नहीं कर पा रहे थे। वह एक साधारण व्यक्ति लग रहा था। जब एक साधारण व्यक्ति गुडिंग फैमिली को नाराज करता था तो क्या होता था? शायद उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मैं कौन हूँ? तुम्हारा परिवार बहुत अजीब है। तुमने मेरे आदमी को किडनैप किया और मुझे आने के लिए कहा, लेकिन अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं करना चाहता। मैं आखिरी बार पूछने जा रहा हूँ, तुम में से जेनसन गुडिंग कौन है? साहिल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। वह अधीर हो रहा था। इसके अलावा वह पढ़ सकता था कि कमरे में क्या चल रहा है। गुडिंग फैमिली का दुश्मन उनके लिए यहाँ होना चाहिए और वे कमजोर नहीं थे। उनके द्वारा गुडिंग फैमिली के किसी व्यक्ति को पीटने के बाद गुडिंग फैमिली ने वापस लड़ने की हिम्मत भी नहीं की। मूल रूप से वह गुडिंग फैमिली को सबक सिखाने जा रहा था, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया था और उसने सिर्फ जेनसन, जो मास्टरमाइंड था, को ले जाने का फैसला किया। वह उन्हें अपनी लड़ाई जारी रखने देगा और वह किसी और दिन गुडिंग फैमिली के लिए परेशानी पैदा करने वापस आएगा। जेनसन, कोई तुम्हें फिर से ढूंढ रहा है, जेसन ने जेनसन की ओर देखते हुए कहा। जेनसन, क्या चल रहा है? तुमने इस व्यक्ति को बुलाया? वह कौन है? बेन ने भी जेनसन की ओर देखा और पूछा। जेनसन को याद आया कि साहिल कौन था। उसे ईस्ट लीग कैपिटल्स का बॉस होना चाहिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि साहिल इतनी जल्दी आ जाएगा। उसने सोचा था कि साहिल गुडिंग निवास में आने से डरेगा और केवल किसी अन्य माध्यम से उससे संपर्क करेगा। उसने समय आने पर ईस्ट लीग कैपिटल्स से कुछ पैसे वसूलने की भी योजना बनाई थी। चूंकि उन्होंने गुडिंग फैमिली द्वारा नियंत्रित उद्योगों में दखल देने की हिम्मत की थी, वह ईस्ट लीग कैपिटल्स को बिना सजा के कैसे जाने दे सकता था। साहिल धीरे धीरे जेनसन की ओर बढ़ा। पूरा कमरा साहिल को देख रहा था कि वह क्या करने वाला है। क्या तुम वही हो जिसने ह्यूगो को किडनैप किया था? साहिल ने जेनसन के सामने खड़े होकर पूछा। किसी अज्ञात कारण से जेनसन को अपने पूरे शरीर में सिहरन महसूस हुई जब वह साहिल का सामना कर रहा था, एक ऐसा युवक जो ताकत का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई जानवर घूर रहा हो। हाँ, वह मैं ही हूँ, जेनसन ने खुद को संभालने के बाद कहा। ये सिर्फ 20 साल का एक युवक था और उसके पास कोई ताकत नहीं लग रही थी। जेनसन को लगा कि साहिल उसे सिर्फ डरा रहा है। साहिल ने समय बर्बाद नहीं किया। ये काफी अच्छा था कि वह मास्टरमाइंड को ढूंढ पाया। साहिल ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और इससे पहले कि जेनसन प्रतिक्रिया कर पाता उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। फिर उसने जेनसन की गर्दन पर अपनी तर्जनी उंगली थपथपाई और जेनसन को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। पलक झपकते ही उसके शरीर की ऊर्जा गायब हो गई। वह तुरंत सुस्त हो गया और चूंकि साहिल ने उसका कॉलर पकड़ रखा था, इसलिए उसका निचला शरीर सुस्त होकर फर्श पर गिर गया, जबकि साहिल ने उसके ऊपरी शरीर को पकड़ रखा था। इंसान की गर्दन पर एक महत्वपूर्ण एक्यूपॉइंट होता है और साहिल ये सोमरलैंड एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन सीखने के बाद जानता था। जब उस एक्यूपॉइंट पर जोर से वार किया जाता है तो वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा खो देता है और सुस्त हो जाता है। वे बोलने की क्षमता भी खो देते हैं, इसलिए वे केवल अपने शरीर का फायदा उठाते हुए देख सकते हैं। साहिल ने जेनसन का कॉलर पकड़ा और उसे बाहर घसीटना शुरू कर दिया। जेनसन ने आतंक में साहिल को घूरना शुरू किया। वह बिना किसी विरोध के केवल घसीटा जा सकता था। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था और एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। अध्याय 519। सभी लोग तभी होश में आए जब साहिल जेनसन को लिविंग रूम के बीच में घसीट लाया। अब वे सभी अपने सामने मौजूद हानिरहित दिखने वाले युवक को घूर रहे थे। साहिल की अभी की इस चाल ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया।
एक युवक जिसमें कोई ताकत नहीं लग रही थी, उसने वास्तव में जेनसेन को एक पल में अपनी ताकत खोने पर मजबूर कर दिया। आखिर उसने ये कैसे किया? यहाँ तक कि क्रम्स के लोग भी साहिल को अविश्वास से देख रहे थे। ग्रांट ने अभी अभी जेनसेन के एक मुक्के को रोका था, इसलिए वह जेनसेन की ताकत जानता था। वह ड्रैगन रैंक के शुरुआती चरण के शिखर पर था और उसे जल्द ही एक मध्य ड्रैगन रैंक का होना चाहिए। साहिल ने वास्तव में ड्रैगन रैंक के शुरुआती चरण के एक महारथी को एक पल में अपनी युद्ध प्रभावशीलता खोने पर मजबूर कर दिया और अब वह जमीन पर गिर गया था। ये समझ से बाहर था। सबसे ज्यादा सदमे में लरेन थी। उसने अभी अभी साहिल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार वह बिना किसी ताकत के सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। जब तक साहिल ने तुरंत ड्रैगन रैंक के एक महारथी को नीचे नहीं गिरा दिया, तब तक उसने साहिल का निरीक्षण करने के लिए अपने शिक्षक द्वारा सिखाई गई अनूठी गुप्त तकनीक का उपयोग नहीं किया था। हालांकि जितना अधिक उसने निरीक्षण किया, उतना ही उसने खुद को अविश्वास में पाया। उसके शिक्षक द्वारा सिखाई गई अनूठी गुप्त तकनीक साहिल पर बेकार थी। किसी को ये जानना होगा कि इस गुप्त तकनीक को सीखने के बाद यह एक बार भी विफल नहीं हुई थी। ये तब तक था जब तक कि दूसरे पक्ष का क्षेत्र उससे काफी बड़े अंतर से ऊंचा न हो, जिस बिंदु पर उसे उल्टा असर सहना होगा। हालांकि जब उसने इसे साहिल पर आजमाया, तो न केवल उसे किसी भी तरह का उल्टा असर महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह साहिल को स्पष्ट रूप से देख भी नहीं सकी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। साहिल धुंध के बादल में लिपटा हुआ लग रहा था। वह स्पष्ट, संदिग्ध और बहुत रहस्यमयी था। उसने लरेन को इस रहस्य को सुझाने के लिए उसके करीब जाने की इच्छा पैदा की। ये किस तरह का व्यक्ति है? वह इतना रहस्यमयी है। इस गुप्त तकनीक को सीखने के बाद वह अपने वरिष्ठ ग्रांट को भी देख सकती थी। साहिल पहला युवक था जिसने उसकी गुप्त तकनीक को अपनी प्रभावशीलता खोने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा ये युवक बहुत छोटा था। वह 20 साल की उम्र के शुरुआती दौर में लग रहा था। ये पहली बार था जब लरेन किसी के बारे में इतनी उत्सुक थी। वह साहिल रूपी रहस्य को सुझाने के लिए उत्सुक थी। वह ये भी देखना चाहती थी कि उसके शिक्षक द्वारा दी गई गुप्त तकनीक अचानक अपनी प्रभावशीलता क्यों खो देगी। इस समय पूरे कमरे में एक दहाड़ गूंज उठी। तुम बदमाश, तुमने जेनसेन के साथ क्या किया? बेन खड़ा हो गया और चिल्लाया। वह भी अभी अभी होश में आया था। साहिल बहुत तेज था और जेनसेन पर हमला होने से पहले उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। जेनसेन ने मेरे आदमी को किडनैप किया और अब मैं उसे वही दवा चखा रहा हूं। यदि मेरे आदमी का एक बाल भी कम हुआ तो मैं उसके 4 अंगों को तोड़ दूंगी। नहीं, मैं उसके 5 अंगों को तोड़ दूंगी। साहिल मुड़ा और मुस्कुराहट के साथ बेन से कहा, तुम मौत मांग रहे हो। बेन दहाड़ा और एक शीर्ष ड्रैगन रैंकर की ताकत फूट पड़ी। वह तेजी से आगे बढ़ा और तुरंत साहिल के सामने प्रकट हुआ। उसका बेटा जेनसेन, जिसे वह सबसे अधिक महत्व देता था, साहिल द्वारा उसके साथ कुछ अज्ञात किए जाने के बाद अब पूरी तरह से सुस्त था। बेन को अभी भी नहीं पता था कि जेनसेन के साथ क्या हुआ है। इसलिए गुडिंग फैमिली का मुखिया, जो एक सुपर शीर्ष ड्रैगन रैंकर भी था, क्रोधित था। वह चाहता था कि साहिल ने जो कुछ भी किया उसके लिए वह भुगतान करे। उसने जो कीमत मांगी वह मौत थी। केवल साहिल की मृत्यु ही उस अपमान को धो सकती थी जो गुडिंग फैमिली को इस कारण झेलना पड़ा था। अध्याय 520। साहिल अपने दाहिने हाथ से जेनसेन को घसीटते हुए कमरे के बीच में खड़ा था। जब उसने बेन की एक शीर्ष ड्रैगन रैंकर के रूप में ताकत को फूटते हुए देखा तो उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरों के लिए वह डरा हुआ मूर्ख लग रहा था। बेन तुरंत साहिल के पास गया और साहिल को अपनी हथेली से मारा। वह साहिल को कीमा बनाकर थप्पड़ मारना चाहता था और फिर साहिल के परिवार को नष्ट करने के लिए ढूंढना चाहता था। वह दुनिया भर के लोगों को बताना चाहता था कि गुडिंग फैमिली को नाराज करने का यही परिणाम होता है। इन अपराधियों के लिए केवल एक ही अंत था और वह थी मौत। साहिल ने अपना बायां मुक्का भींच लिया और बेन को मुक्का मारने के लिए तैयार था। जब उसे मारने की इच्छा रखने वालों की बात आती थी तो वह पीछे नहीं हटता था। बेन सिर्फ एक शीर्ष ड्रैगन रैंकर था तो वह साहिल के सामने इतना अहंकारी क्यों था? साहिल उसे सिर्फ एक मुक्के से अक्षम कर सकता था। हालांकि जब साहिल कार्रवाई करने ही वाला था, एक आकृति अचानक साहिल के पास प्रकट हुई। फिर उस व्यक्ति की हथेली बेन की हथेली से टकरा गई। धप! रुकने से पहले वे दोनों 10 कदम से ज्यादा पीछे लड़खड़ा गए। इस बीच साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह उन दोनों के बीच खड़ा था। जो व्यक्ति अभी बेन से टकराया था वह क्रम्स का 7वां बुजुर्ग था। उसे अभी लरेन ने साहिल को बचाने का निर्देश दिया था। मुखिया ने उन्हें निर्देश दिया था कि इस बार जब वे पहाड़ से नीचे आ रहे हों तो उन्हें लरेन की बात माननी चाहिए। जब तक ये संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं करता तब तक उन्हें लरेन की बात सुनने की आवश्यकता होगी। क्या तुम लोग सच में गुडिंग फैमिली के दुश्मन बनना चाहते हो? बेन ने दांत पीसते हुए पूछा। इस समय उसके दिल का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह था जो कभी भी फूट सकता था। उसके बेटे की जान, जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देता था, अभी भी अनिश्चित थी।
गुडिंग फैमिली को भी बहुत अपमानित किया गया था। वह, परिवार का मुखिया, इसे कैसे सह सकता था। साहिल उस बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा जिसने उसे बेन के प्रहार को रोकने में मदद की थी। वह भी एक शीर्ष ड्रैगन रैंक का था, लेकिन वह मेरी मदद क्यों कर रहा है। साहिल उलझन में था। क्या मैं ऐसा व्यक्ति दिखता हूं जो मौत को दावत देगा। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो रसोई से बाहर निकल जाएं। यदि बूढ़े आदमी ने कार्रवाई नहीं की होती तो मैं पहले ही गुडिंग फैमिली के मुखिया को सिर्फ एक मुक्के से अक्षम कर चुका होता। हालांकि चूंकि बूढ़े आदमी ने उसकी मदद की थी, साहिल कुछ नहीं कह सका। बेन, हमारा व्यवसाय अभी खत्म नहीं हुआ है और तुम अभी भी विचलित होने के मूड में हो, लरेन ने कहा। जैसा कि कहा जाता है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। चूंकि यह युवक गुडिंग फैमिली का दुश्मन था तो वह लरेन का दोस्त होगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास अभी भी इस युवक के बारे में बहुत सारे संदेह थे जिन्हें हल करने की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से वह बेन को साहिल को इस तरह मारने नहीं देगी। लरेन, यदि मेरे बेटे को कुछ हुआ तो लववुड्स को इसका भुगतान करना होगा, भले ही तुम्हारे पीछे क्रम्स हों। बेन गरजा। लरेन लववुड। साहिल उस नाम को सुनकर दंग रह गया। क्या ये वही महिला नहीं है जिसने स्टैन और क्लिंटन के साथ 10 साल की नियुक्ति की थी। फिर वह उस परी जैसी महिला को देखने के लिए मुड़ा। ये सच था कि उसके पास युवा पीढ़ी के 2 दिग्गजों को ईर्ष्यालु बनाने की क्षमता थी। वह बिल्कुल बेमिसाल कहलाने के योग्य भी थी। वह वास्तव में एक ऐसी महिला थी जो एक पीढ़ी को चकित कर सकती थी। हालांकि लरेन को अब तक अपने 30वें वर्ष में होना चाहिए। फिर भी इस महिला में उम्र बढ़ने का कोई निशान नहीं दिख रहा था। कोई भी उस पर सवाल नहीं उठाएगा, भले ही वह कहे कि वह 20 साल की है। साहिल थोड़ा हैरान था। इस लड़की ने अपना ख्याल कैसे रखा और उसने ये स्वभाव कैसे विकसित किया। लोरी, एलियट आगे बढ़ा और कुछ कहना चाहता था। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि लववुड्स गुडिंग फैमिली को पूरी तरह से नाराज करें। यह ऐसा परिवार नहीं था जिसका वे मुकाबला कर सकें। हालांकि क्रम्स शक्तिशाली थे, अंततः वे कई वर्षों से छिपे हुए थे और वे अभी सोमरलैंड की वर्तमान स्थिति को नहीं समझते थे। वह बस जेरेमी को बाहर निकालना चाहता था। डैड, मैं इसे संभाल लूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लरेन ने कहा। एलियट ने आह भरी और पीछे हट गया। ठीक है, अपनी लड़ाई जारी रखो, मैं पहले निकल रहा हूँ। गुडिंग फैमिली, मैं तुम्हें आज परेशान नहीं करूंगा यदि तुम्हारे पास मेहमान हैं। मैं 2 दिनों में देखूंगा कि मेरे आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करने के लिए तुम्हारे पास क्या कौशल है। साहिल मुस्कुराया और कहा। ऐसा लग रहा था कि वह उन 2 शीर्ष ड्रैगन रैंकर्स से प्रभावित नहीं हुआ जो अभी उसके बगल में लड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में गुडिंग फैमिली के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं था। हालांकि दूसरों की नज़रों में साहिल शायद शांत होने का दिखावा कर रहा होगा, वरना उसे जाने की इतनी जल्दी नहीं होती। लरेन को भी कुछ संदेह था। क्या मैंने कोई गलती की? क्या मजाक है? तुम अभी भी हमें देखने वापस आना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मुझे परवाह नहीं है कि तुमने जेनसन पर चुपके से हमला करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्ग को पलट सकते हो? यदि अभी किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ से मार दिया होता। तुम बस अपनी क्षमताओं के बारे में बड़ा चढ़ाकर राय रखने वाले जानवर हो। यदि तुम डरे हुए हो तो मुझे जेनसन वापस दे दो और निकल जाओ। यदि नहीं तो न केवल तुम मरोगे बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार भी तुम्हारी मूर्खता का भुगतान करेगा। साहिल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मूल रूप से मैं तुम्हें कुछ और दिनों के लिए आराम देना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम्हें मरने की जल्दी है तो मुझे अपनी बात पर कायम रहने के लिए दोष मत देना। आओ, मुझे देखने दो कि तुम मुझे थप्पड़ से कैसे मारने जा रहे हो। मुझे गुडिंग फैमिली की क्षमताएं भी देखने दो। साहिल ने बोलने के बाद अपने पीछे लरेन की टोली की ओर मुड़कर कहा, हस्तक्षेप मत करना। ठीक है, लरेन ने केवल एक शब्द के साथ उत्तर दिया। अब जब साहिल ने ऐसा कह दिया था तो वह स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि वह भी साहिल की क्षमताओं को देखना चाहती थी। सब कुछ पहले बहुत अचानक हुआ और वह साहिल को मौके पर ही मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने 7वें बुजुर्ग को बेन के हमले को रोकने के लिए कहा। अब इसके बारे में सोचते हुए, जब तक इस युवक का कोई पेंच ढीला न हो, उसे कुछ हद तक विश्वसनीय होना चाहिए। आओ, गुडिंग फैमिली के मुखिया, अब कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला है। मुझे देखने दो कि गुडिंग फैमिली क्या करने में सक्षम है, साहिल ने बेन की ओर देखते हुए कहा। अब बेन धर्म संकट में था। ये युवक स्पष्ट रूप से मूर्ख नहीं था, लेकिन उसने इस तरह गुडिंग फैमिली को उकसाने की हिम्मत की। यदि ऐसा था तो उसे कौन सहारा दे रहा था? तुम कौन हो? बेन ने फिर से पूछा। क्या तुम ये करने जा रहे हो या नहीं? क्या तुम मुझे थप्पड़ से मारना नहीं चाहते थे? जल्दी करो, मुझे जल्दी है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे बेटे को ले जा रहा हूँ। मुझे दोष मत देना यदि वह अपने कुछ अंक खो देता है। साहिल अधीर होकर चिल्लाया। तुम। इस समय दरवाजे से एक आवाज आई।
उसे जाने दो। फिर एक बूढ़ा आदमी बाहर से अंदर आया। डैड, बेन ने जल्दी से पुकारा। डैड, ग्रैंपा, रे और जेसन ने भी पुकारा। जो व्यक्ति अंदर आया वह गुडिंग फैमिली के पुराने मास्टर थे। सोमोलैंड पार्लियामेंट के 11 सांसदों में से एक और एक महारथी जो गॉड रैंक के आधे रास्ते तक पहुंच चुका था, फ्रैंक गुडिंग। साथ ही वह उस परिवार के स्तंभ भी थे जो सोमोलैंड के शिखर पर खड़ा था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।